हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर ऑफ जून 2023। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी के करंट अफेयर की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो इसका जो हमारा पहला टॉपिक है इकोनॉमी का, वो है स्टेट कैपिटल के बारे में। ओके, स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। जो स्टेट्स होते हैं यानी कि हमारे इंडिया में, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तो ये जो है इनके कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या स्टेटस है, कैसे ये लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को खर्च करते हैं, क्या ट्रेंड है, क्या सिग्निफिकेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, क्या रीजन है कि स्टेट जो है कम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हैं और क्या हम इसमें कर सकते हैं आगे। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो डिस्कस करते हैं। ओके, राइट। तो ये क्यों न्यूज़ में आया है, तो अभी सबसे पहले जो है डिपार्टमेंट ऑफ जो फाइनेंस है उसने एक स्कीम लाई हुई है। कि किस चीज़ की स्कीम लाई हुई है? स्कीम का नाम है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023 एंड 24। इसमें क्या किया गया है कि 56,415 करोड़ रुपीस जो है 16 स्टेट को दिया जा रहा है। किस बात के लिए? कि आप जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे इतना जोर दिया जा रहा है तो कुछ बात तो रहेगी। तो पहले समझते हैं कि ये स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट स्कीम क्या है और ये कैसे काम करने वाली है। तो ये कहाँ से आई है? क्या ये पहली बार स्कीम है या फिर इससे पहले भी ये एग्जिस्ट करती थी? जी हाँ, तो ये कोविड-19 के टाइम पे आई थी, क्योंकि कोविड-19 में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, लोग जो है पैसा खर्च नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई थी कि इससे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर जो है इकोनॉमी एक सही रास्ते पे आ जाएगी। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? तो देखिए, ऑब्जेक्टिव तो एक ही है सिंपली, कि इसका क्या होता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है आपको। मल्टीप्लायर इफेक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है कि जस्ट मल्टीप्लाई, वैसा ही है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब कि ज्यादा मल्टीप्लाई में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कोई ब्लेज है, ये एक ब्लेज है और ये आपका एक कोई सिटी है। इसके बीच में आप अगर रोड बना देते हैं तो इस रोड से क्या मिल जाएगा कि इस रूरल एरिया को अर्बन का एक्सेस मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएंगी। जैसे हो सकता है ये रोड बनाया आपने तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप बन जाए, यहाँ पे बहुत सारे होटल भी खुल जाए, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी हो गई ना। और यहाँ से जो है एक कुछ हो सकता है कि मिल्क वगैरह गाँव में ज़्यादा होता है, या कोई भी चीज़ जो गाँव में होती है वो शहर में चली जाएगी। तो आप देखिए कि इसका इकोनॉमी पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है सिर्फ एक रोड बनाने से। और रोड का तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐसे ही मल्टीपल इफेक्ट देखने को आपको मिलते हैं इकोनॉमी पे, इसीलिए कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसको इतना तवज्जो दिया जाता है। ओके, अब ये किस तरीके का असिस्टेंस है? तो देखिए, गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रही है। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से क्या बोल रही है कि आपको हम 50 ईयर का एक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, आप उस लोन को यूज कीजिए और अपना कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए। अब देखिए, ये जो स्कीम है ना, ये इसके 8 पार्ट हैं। ठीक है, पहले पार्ट में क्या है, 1 लाख करोड़ का जो है अलोकेशन हो रहा है। पहले पार्ट को कैसे अलोकेट कर रहे हैं ये लोग? तो हमारा एक फाइनेंस कमीशन होता है। फाइनेंस कमीशन क्यों बनाया जाता है? कि वो बताता है सेंटर के पास जो पैसा है वो स्टेट को कैसे देगा, यानी कि पैसे का डिवोल्यूशन कैसे होगा सेंटर से स्टेट की ओर, तो उसके बारे में बताता है। तो पहला जो पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा कि जो सेंटर के टैक्सेस और जो ड्यूटीज होती हैं उसका कैसे डिवोल्यूशन होगा, उसके बेसिस पे फर्स्ट पार्ट है। बाकी इसके जितने भी पार्ट हैं हमारे लिए याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप देखिए जैसे कि किस किस पार्ट में दे रहा है। सेकंड में क्या है कि आप ओल्ड व्हीकल को स्क्रैप कीजिए। इससे क्या है, इकोनॉमी पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, साथ ही साथ इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अर्बन प्लानिंग अच्छी कीजिए। अर्बन प्लानिंग अच्छी होगी तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो अर्बन में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होंगी। अर्बन और जो लोकल बॉडी होती है उनको हमें क्या करना है, रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पुलिस स्टेशन में क्या है कि पुलिस के क्वार्टर्स बना दीजिए जिससे वो उधर ही रह सकें। यूनिटी मॉल बनाइए। ठीक है, चिल्ड्रन के लिए लाइब्रेरी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे ही ये बन जाएंगी तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पर देखने को मिलता है। अब बात करेंगे कि ट्रेंड क्या रहा है, किस तरीके का ट्रेंड देखने को मिलता है जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है हमारा कि हायर
सब्सिडी एक्सपेंडिचर, जो सब्सिडी है उसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है स्टेट में। अगर आप देखो तो जितना तो उनकी कैपेक्स ग्रोथ नहीं होती है उससे कहीं ज़्यादा पैसा सब्सिडी में चला जाता है। जैसे कि आप देखेंगे तो कैपेक्स ग्रोथ जो है 2023 में लगभग फ्लैट थी, मतलब कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, जबकि 2022 में ये 29% ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन सब्सिडी तो फिर भी, सब्सिडी में कोई चेंज नहीं है, वो तो बढ़ती ही जाती है, और बढ़ती नहीं है तो एटलीस्ट स्टेबल रहती है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टेट को, क्योंकि और वो सब्सिडी को कर्टेल भी नहीं कर सकते। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि सब्सिडी को वो कर्टेल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो नीड ऑफ द टाइम है। ठीक है, इसके बाद कैपिटल आउटले वर्सेस जीडीपी रेशियो। अब ये क्या चीज़ होती है कि देखिए, जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी नीचे है इसमें और कैपिटल ऊपर है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हो एज पर जीडीपी, आपकी जीडीपी की तुलना में कितने % आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इसको बोलते हैं कैपिटल आउटले वर्सेस जीडीपी रेशियो। ये जितना ज़्यादा होगा मतलब समझ लो कि आपकी जीडीपी उतनी ही ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होंगे। तो अभी ये 2021-22 में 2.3% देखा गया था और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2.9% तक हो जाएगा 22-23 में। इसके बाद हम बात करेंगे डेट टू जीडीपी, जीडीएसपी रेशियो। एक्चुअली जीडीपी होता है, इसमें एस इसलिए जोड़ देते हैं कि ये स्टेट का होता है, तो जीएसडीपी रेशियो। तो ये क्या चीज़ होती है, देखिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। डेट अगर ये जितना कम है, डेट टू जीडीपी रेशियो है, ठीक है, ये जितना कम है उतना अच्छा है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा डेट ले रखा है तो इसका फिर क्या होगा कि हमें बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट में देना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप डेट लेके कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो रिटर्न देगा। लेकिन अगर आप डेट इसलिए ले रहे हो कि भाई एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, सब्सिडी देनी है, मतलब आप ऐसी चीज में लगा रहे हो जो आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं दे रहा है, जिसका कोई यूज नहीं है। आपने सैलरी दे दी तो क्या यूज है, वो काम करेंगे, इट्स फाइन, बट उस काम का क्या है, मतलब आपको जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक चीजें देगा, है ना, लॉन्ग टाइम तक आउटपुट देगा, जबकि सैलरी वो चीज नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसीलिए जो है डेट टू जीडीपी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, और अगर ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो है वो डेट का यूज किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने में कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप क्या है, आपकी स्टेट डिफॉल्ट भी हो सकती है, क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा तो कहाँ चला जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में। तो आप डेट लेते जाओगे, इंटरेस्ट पेमेंट तो आपका कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम आता है। ऐसा शायद एशियन कंट्री में एक बार देखा भी गया था। डेट टू जीडीपी रेशियो कम होना चाहिए, सेंटर का तो बहुत कम है और स्टेट का भी ऐसा ही होना चाहिए, और अगर है ज़्यादा तो कैपिटल में होना चाहिए। जैसे कि पंजाब का 48% है, जो कि बहुत डेंजर है अगर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में यूज़ नहीं कर रहा। उसके बाद राजस्थान है जैसे, तो हरियाणा, ये सब हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आइडिया होना चाहिए कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है। अब बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है इस कैपेक्स का। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि मल्टीप्लायर इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा जाता है इसका, ठीक है। और अभी अगर देखा जाए तो स्टेट जो है करीब 10.5 ट्रिलियन कैपेक्स जो है स्पेंड करती है, जबकि सेंटर ने इस बार 8.4 ट्रिलियन स्पेंड किया है, और जबकि स्टेट को और भी ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, इससे फ्यूचर ग्रोथ होती है। अभी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन शायद हो सकता है अपकमिंग टाइम में आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब है, आप जब कैपिटल में एक्सपेंडिचर करोगे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाओगे, आप रिसर्च में पैसा दोगे, डेवलपमेंट में पैसा दोगे, हेल्थ में पैसा दोगे, एजुकेशन में पैसा दोगे, सोशल सर्विसेज आप लाओगे, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा आपका, आप खुद सोचिए। जैसे एजुकेशन सबके लिए हो जाएगी, एक तो क्या है एफोर्डेबल होगी, और दूसरी बात क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन होगी। अब आप खुद सोचो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, डेट डजंट मैटर, आपको वो बहुत चीप पड़ रही है, मतलब सस्ती पड़ रही है, और दूसरी बात क्या है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो ना, एजुकेशन से तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो फिर ये इसीलिए इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगी, सबकी ग्रोथ हो जाएगी। हेल्थ सबके लिए एक्सेस रहेगा, तो चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी भी सेक्शन का हो, वो डजेंट मैटर, वो हेल्थ का अच्छे बेनिफिट ले पाएगा, तो उसकी जो है एक लाइफ बढ़ेगी, मतलब लाइफ इन द सेंस की जो पॉसिबिलिटी है लाइफ जीने की वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कि बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, जो बैकवर्ड क्लास से होते हैं, तो वो ट्रीटमेंट ही नहीं करा पाते और डेथ भी हो जाती है कई बार। तो वो चीज़ नहीं होगी, तो अगर वो नहीं होगी तो वो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करेगा ना इकोनॉमी में। तो इस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ भी देखी जाती है। साथ ही साथ इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे स्टेट्स पे। ये कैसे भाई, कि अगर एक स्टेट अच्छा कर रहा है तो दूसरा सोचता है कि हमें भी अच्छा करना है ना, तो ये एक और अच्छा पॉजिटिव सेंस आ जाता है। इसके बाद इसके रीजन क्या है वो देखेंगे
क्यों जो है स्टेट इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं, इतना सब अच्छा बेनिफिट है, फिर स्टेट क्यों पैसा खर्च नहीं करता है कैपेक्स को लेकर के। तो देखिए इसके अपने रीजन है। सबसे पहला है लिमिटेड फिजिकल स्पेस। अब ये क्या है, देखिए एक FRBM एक्ट होता है जिसका मतलब होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, यानी कि आपको जो फिजिकल डिफिसिट है, यानी कि आप कितना खर्चा कर रहे हो और कितना आपका रेवेन्यू है, उसमें आपको एक लिमिट रखनी है। मतलब उनका जो गैप है ना, खर्चा तो ज़्यादातर गवर्नमेंट ज़्यादा ही करती है, मतलब स्पेशली डेवलपिंग कंट्री में, और रेवेन्यू कम होता है। तो क्या होता है कि जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपको कंट्रोल में रखना पड़ता है, और ये मैंडेटरी है स्टेट्स के लिए FRBM एक्ट के तहत। तो अब स्टेट के पास क्या ऑप्शन है, साथ ही साथ आप देखो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो स्टेट में काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना है, पेंशन देना है, सब्सिडी देना है, तो इसको तो वो कम कर ही नहीं सकते हैं। मतलब ये पॉसिबल भी नहीं है कम करना, थोड़ा बहुत कर सकते हैं सब्सिडी वाले पार्ट को, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में ये उतना पॉसिबल नहीं है। तो आप खुद सोचो अब स्टेट के पास क्या ऑप्शन बचता है। अब भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसका बहुत ज़्यादा है और अर्निंग है नहीं उसकी ज़्यादा, तो अब उसके पास कैपिटल के लिए पैसा कहाँ बच रहा है, साथ ही साथ ये भी मेंटेन करना है, FRBM की कंडीशन भी मेंटेन करनी है। तो अब स्टेट क्या करेगा, कहेगा ठीक है भाई रहने दो, हमें नहीं लगाना कैपिटल एक्सपेंडिचर में, हमारा पहले यही काम तो चल जाए, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी क्या है कि कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती स्टेट की, मतलब प्रोजेक्ट और स्किल में कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी बहुत कमी देखी जाती है। जैसे सेंटर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज होती हैं, स्टेट में ये चीज़ की थोड़ी बहुत कमी देखी जाती है, उसका भी एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा नहीं करते। दूसरा जो है डिसीजन मेकिंग और पॉलिटिकल कंसीडरेशन, ये मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल डिसरप्शन बहुत ज़्यादा होता रहता है। जैसे कि अभी आप महाराष्ट्र का केस देखो, तो महाराष्ट्र में आप ही बताइए कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान देगी या ये देखेगी कि हमारी कुर्सी बच रही है या नहीं। तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है। और साथ ही साथ क्या है, इलेक्शन जब आते हैं तो फ्रीबीज और जो है अननेसेसरली प्रोमिस किए जाते हैं, तो ये जो है मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में। अब आप सोचो किसी को आपने 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दी, जबकि वो दे सकता था उसका अमाउंट, तो उसका क्या बेनिफिट हुआ, है ना। अल्टीमेटली आपका जो खजाना है, जो आपका रेवेन्यू है, वही तो कम हो गया ना। तो उससे फिर क्या है, आप फिर और कैपिटल पे खर्च नहीं करोगे और डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। वही पैसा अगर आप जो उनको देने की जगह आप उनको इतना कैपेबल बनाओ, आप एजुकेशन अच्छा लाओ, आप हेल्थ सिस्टम अच्छा लाओ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाओ कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़े आपसे पैसे लेने की। तो ये काम कोई नहीं करता, बस इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, फ्रीबीज वगैरह, तो ये गलत है ना। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे हम इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, क्या करें। तो देखिए सबसे पहले तो हमें कैपेक्स को अच्छे से चैनलाइज करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल हम बना सकते हैं। डायरेक्ट चैनल का मतलब ऐसे कि हमें ह्यूमन कैपिटल पे लगाना पड़ेगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाना पड़ेगा, और ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बुला सकते हैं, ठीक है, गुड गवर्नेंस ला सकते हैं, क्योंकि गुड गवर्नेंस लाएंगे तो अल्टीमेटली जैसे अच्छी गवर्नेंस रहेगी तो इन्वेस्टमेंट अच्छा आता है, ठीक है। FDI वगैरह को बुला सकते हैं, टेक्नोलॉजी में पैसा लगा सकते हैं, कम्युनिकेशन में लगा सकते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली हमें बेनिफिट ही मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि कैपेक्स से बेनिफिट ही मिलता है। इसके बाद फिजिकल प्रूडेंस थ्रू फाइनेंशियल कमीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जो फाइनेंस कमीशन होते हैं तो वो स्टेट में भी होते हैं और वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन स्टेट उनकी बात मानते ही नहीं है। तो वो चीज़ इन्हें माननी होगी, अगर वो मानेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 16 फाइनेंस कमीशन होगा ना, ये फ्रीबीज के इशू को लेकर के कुछ लाएगा। मतलब कैसे कि अभी क्या होता है कि फाइनेंस जो कमीशन होता है तो वो सेंटर से स्टेट को पैसा कैसे आएगा, कैसे डिवोल्यूशन होगा, उसके बारे में बात करता है। तो ये बात की जा रही है कि अब जो है फ्रीबीज का भी एक मुद्दा होना चाहिए कि जो स्टेट ज़्यादा फ्रीबीज दे रहे हैं उनको डिसइंसेंटिवाइज किया जाए, उनको पैसा ना दिया जाए, उनको उसका पैसा कट किया जाए, है ना। तब स्टेट को समझ में आएगा कि ओ जब उन्हें फंड की कमी पड़ेगी ना, तब उसे लगेगा कि हाँ हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ कोई एक बॉडी चाहिए, बॉडी क्या, जो सुपरवाइजरी बॉडी हो, जो जैसे कि एक्सपेंडिचर काउंसिल, तो वो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रख सकेगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही वाइजली यूज हो, स्टेट गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज का अननेसेसरली यूज ना करे। साथ ही साथ स्टेट के कुछ रेवेन्यू सोर्स भी बनाने पड़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या माइनिंग के थ्रू। तो ये अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि रिसोर्स बढ़ेंगे तो भी फायदा हो जाएगा अल्टीमेटली।
और साथ ही साथ रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर को। अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या है, हमें बहुत रैशनलाइज वे यूज करना पड़ेगा कि क्या चीज़ जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ऑप्टिमल है, जिसको मतलब जरूरी है, जिसको अगर हम करेंगे तो एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है सोसाइटी के लिए भी, लोगों के लिए भी। तो वो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, तब जा करके चीज़ें सही हो पाएंगी। और साथ ही साथ हम चाहें तो कैपेक्स बफर बना सकते हैं। इसमें क्या है कि हम कैपिटल प्लानिंग को मैन स्ट्रीम कर सकते हैं और कुछ जो है बफर फंड रख सकते हैं कि जब कभी हमें इमरजेंसी पड़ेगी तो हम इसको ले सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर। ओके राइट, तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो रिलेटेड है किससे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। नाम तो आपने सुना ही होगा। तो अभी क्या है, इनमें बहुत सारा प्रॉब्लम चलता रहता है। कई बार ये बैंक आपने सुना होगा न्यूज़ में कि डिफॉल्ट हो गए हैं या कुछ भी इशू हो गया, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स में चलते रहते हैं। तो अब क्या करना चाहिए, तो आरबीआई ने क्या किया है, सबसे पहले तो इनके लिए जो है कुछ मेजर्स लाए हैं जिससे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है और भी अच्छे हो सकें। क्या क्या लाए हैं, सबसे पहले लाया है न्यू ब्रांचेस। आरबीआई ने क्या बोला है कि जितनी ब्रांचेज आपने लास्ट ईयर खोली थी उसका 10% या 5 जो भी मैक्सिमम हो उतनी ब्रांचेज आप खोल सकते हैं विदाउट अप्रूवल। मतलब उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए, आप वो ब्रांचें खुद से खोल दीजिए। अब ये क्यों कर रहा है आरबीआई, ऐसा क्यों कर रहा है, तो आरबीआई चाहता है कि जो भी ग्रोथ है उनकी भी तो ग्रोथ हो सके, क्योंकि वो अलग अलग एरिया में जाएंगे तो कुछ वहां से और लोग उनसे जुड़ेंगे और अकाउंट्स उनमें खुलेंगे तो उनके पास और पैसा आएगा, तो वो भी जो ग्रोथ है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकेंगे। साथ ही साथ आरबीआई ने बोला है कि आप अगर FSWM यानी कि फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड नॉर्म्स को फुलफिल करते हो और आपका बोर्ड इसकी अप्रूवल दे सकता है, तो इस फैसिलिटी को भी आप अवेल कर सकते हो आरबीआई से। अब आरबीआई क्या करती है इस फैसिलिटी के अंदर, जैसे कई बार फाइनेंस या कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए तो आरबीआई सपोर्ट करती है, लेकिन उसके लिए आपको आपके बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसकी कई कंडीशन होती हैं, जैसे देखो एनपीए ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई, है ना, तो इस तरीके से होती है कि आपका प्रॉफिट होना चाहिए, आप लॉस में नहीं होने चाहिए, ठीक है, ऐसी चीज़ें उसमें देखी जाती है। ओके, अब वन टाइम सेटलमेंट ये क्या होता है, ये क्या नया लाए हैं मेजर्स। वन टाइम सेटलमेंट ये कि आरबीआई ने बोला है कि आप अपने बोर्ड से अप्रूवल लेकर के, जैसे जो बोरोवर हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिससे आपको लगता है कि अभी फंड मतलब लोन जो उन्होंने लिया है और वो प्रॉब्लम में है, तो आप उनसे एक बार वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पीएसएल का टारगेट भी जो है फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर अभी देख, इससे पहले ये नहीं था, इनकी जो टारगेट है, अब ये टारगेट की इनको डेडलाइन दे दी है कि इतने तक आप फ्री हो, उसके बाद आपको पीएसएल का टारगेट फुलफिल करना ही है। पीएसएल होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी कि कंपल्सरली आपको कुछ सेक्टर्स को लोन देना ही पड़ता है बैंक वगैरह को, ठीक है। आप जैसे 100 रुपये लोन दे रहे हो तो ये लिमिट 40% तक होती है कि 40%, और उसमें भी अलग अलग सेग्रीगेशन होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन और एमएसएमई के लिए, है ना, ग्रीन एनर्जी के लिए भी, तो वो भी इसमें ऐड कर दिया। तो आपको इस तरीके से अलग अलग सेक्टर में लोन देना पड़ता है, और वो टोटल आप अगर 100 रुपये लोन दे रहे हैं तो 40 रुपये आपको इन चीज़ों में देने ही देने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो जो रिमेनिंग पैसा है वो आपको नाबार्ड को देना पड़ेगा, या फिर जो कुछ होती है, सिडबी होती है मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सिडबी को देना पड़ेगा। तो नाबार्ड और सिडबी फिर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाते हैं रूरल एरिया में, या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं अल्टीमेटली। तो ये होता है पीएसएल का कॉन्सेप्ट, तो वो आपको 2026 तक फॉलो करना है। इसके बाद आपको आरबीआई के साथ कोऑर्डिनेशन रखना है। उसके लिए आरबीआई ने एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट कर रखा है, जिससे आपको अगर कोई भी इशू होता है और ठीक है, तो आप उससे सलाह ले सकें, और आरबीआई भी आपको वॉच करेगा, ठीक है। अब क्या होते हैं यूबीसीज, है ना, यूसीवीज, सॉरी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। देखिए इनकी कोई ऐसे पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, इनको आप ऐसे कह सकते हो कि ये कोऑपरेटिव बैंक्स टाइप के हैं जो अर्बन और सेमी अर्बन रीजन में पाए जाते हैं। और अभी कंट्री में देखा जाए तो करीब 1545 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अब इनका रेगुलेशन कैसे होता है, तो पहले तो रेगुलेशन इनका अलग तरीके से होता था, लेकिन अभी जो रेगुलेशन क्या किया है गवर्नमेंट ने 2020 में, कि एक ये जो अमेंडमेंट लाए थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, उसके तहत क्या बोला गया कि अब आप जो है डायरेक्ट सुपरविजन हो गए आरबीआई, यानी कि आरबीआई आपको सुपरवाइज करेगा, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, और आरबीआई को ये पावर दे दिया गया है कि आरबीआई चाहे तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुपरसीड कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न से, उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है उससे कंसल्ट करके
वो आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन पर सुपरसीड कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि कुछ इलीगल या फिर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो ऐसा कर सकता है। पहले ये चीज़ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कर सकता था, अब ऐसा नहीं है। जो कोऑपरेटिव बैंक विद इन स्टेट हैं, मल्टी स्टेट नहीं हो, उन पे भी ऐसा किया जा सकता है। ओके, फिर इसमें मिनिमम नेटवर्थ की बात आती है। तो देखिए, जो विद इन डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि विद इन डिस्ट्रिक्ट अगर कोई बैंक है तो उसकी नेटवर्थ मिनिमम 2 करोड़ होनी चाहिए। और जो आउट ऑफ स्टेट है, मतलब सॉरी अदर डिस्ट्रिक्ट्स में है या फिर कहीं और भी मल्टी स्टेट है अदर देन सेम डिस्ट्रिक्ट, तो उनका 5 करोड़ जो है मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए। साथ ही साथ ये बोला है, मतलब साथ ही साथ ये जो कंडीशन होती है यूसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होने के लिए, कि कैपिटल टू रिस्क बेटेज जो असेट होता है, ये रेशियो जो होता है ये 9% होना चाहिए मिनिमम और 12% होना चाहिए मिनिमम। लेकिन 9% किसके लिए? टायर 1 के लिए, और बाकी टायर 2 से टायर 4 के लिए 12% आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको पीएसएल का टारगेट भी मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि अब कंपलसरी कर दिया गया है। अभी टायर 1 टायर 2 क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो टायर 1 के बैंक होते हैं उसका मतलब क्या है कि उनमें डिपॉजिट मैक्सिमम 100 करोड़ तक हो सकता है, ठीक है। जो टायर 2 के होते हैं उसमें 100 से 1000 करोड़ तक का, टायर 3 में कितना 1000 से 10,000 करोड़ का, और टायर 4 में 10,000 से ज़्यादा का। सिंपल है। ओके, और क्या क्या चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं, तो अब देखते हैं कि क्या इशू हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं, इसीलिए जो है आरबीआई इनको बहुत ज़्यादा मॉनिटर करता है। तो पहला इशू है एनपीए का, कि इनका एनपीए आप देखोगे तो 8.7% है, जबकि जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं जैसे कि एसबीआई, पीएनबी वगैरह हैं, तो उनका केवल 3.9% ही है। तो ये सबसे बड़ा इशू है, तो इन्हें इस इशू को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। साथ ही साथ गवर्नेंस के इशू आते रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नेंस के इशू क्या है कि इनकी इंटरनल वीकनेसेस बहुत सारी होती हैं, उतना अच्छा स्टाफ नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं कि इनमें बहुत सारे फ्रॉड देखने को मिलते हैं। और आपने देखा होगा शायद 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में इसी तरीके का फ्रॉड देखा गया था। साथ ही साथ क्या है कि ये लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके पास एक तो कैपिटल नहीं हो, दूसरी बात ये चाहते हैं कि कैपिटल अगर थोड़ा बहुत है भी तो हम इसमें क्यों इन्वेस्ट करें। तो इसीलिए ये लोग अच्छी अच्छी प्रैक्टिस यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर मैन पावर पे ही डिपेंड करते हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करते नहीं है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स होती रहती हैं इसकी वजह से। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उतना ही कम इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें ये चीज़ देखी नहीं जाती है। टॉप मैनेजमेंट की इसमें बहुत चलती है। जैसे कोई मान लो मतलब ये एक हिसाब से जैसे प्रमोटर नहीं होते कंपनी के, उस तरीके से ये चलता है पूरा बैंक। तो चेयरपर्सन की काफ़ी वैल्यू होती है, वो चाहे तो कुछ भी करवा सकता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई चेयरपर्सन अकेला क्यों कुछ करवा सकता है। चेयरपर्सन अगर चाहे कि कुछ करप्शन करना है या किसी ऐसे बंदे को लोन देना है या ऐसी कंपनी को लोन देना है जिससे वापस ही नहीं आएगा, तो वो प्रॉब्लम है। जबकि शेड्यूल कमर्शियल बैंक में ऐसा नहीं होता है, आप में किसी एक की नहीं चलती है, पूरा बोर्ड होता है, वो डिसाइड करता है हर चीज़ें, है ना। तो प्रॉपर तरीके से जब चीज़ें डिसाइड होती हैं तो करप्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे कॉस्ट और इनकम रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, जबकि आप देखो तो ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से 10% ज़्यादा देखा जाता है ना, कॉस्ट टू इनकम। जितना ये ऑपरेट मतलब इनको इनकम उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, जितना ये कॉस्ट लगाते हैं। तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या देखा जाएगा कि इनका जो शेयरिंग है ना बैंकिंग सेक्टर में, वो बहुत कम है, यानी कि इनकी रीच अच्छी नहीं है, मार्केट में शेयर अच्छा नहीं है। करीब 3% शेयर ही है, 3% पब्लिक को ये कवर कर रहे हैं, जबकि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और वगैरह उनका अच्छा खासा शेयर है, इसीलिए वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अब इसीलिए जो है परमिशन दे दी गई है कि आप अलग अलग ब्रांचेस खोल सकते हो, जिससे हो सकता है कि इनका थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए। और क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं इन इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो एक सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क बनाया गया था। ये किस लिए बनाया गया था कि जब भी फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा तो उसको सही सॉर्ट आउट किया जाए। अब इसमें क्या होता है कि दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप खुद ही करेक्टिव एक्शन ले लो, आप खुद ही जो है कुछ ऐसा एक्शन ले लो जिससे आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रहा है वो कम हो जाए, और नहीं तो फिर आरबीआई तो है ही, वो तो फिर देख ही लेगा आपको क्या है। इसके बाद इसमें वॉलेंटरी कन्वर्जन की भी बात की गई है कि अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एसएफबी में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दीजिए। इनके लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, मतलब ये एक हिसाब से कॉमन प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो। तो उस कॉमन प्लेटफॉर्म को ये सारे बैंक यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो इसीलिए
अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तहत इनको बनाया गया है कि आप उसको यूज करके जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन चाहते हो तो वो आप ले सकते हो, है ना। तो जिससे आपको अलग से सेपरेटली कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे जो बड़े बड़े बैंक हैं जैसे एसबीआई है, तो उसके पास बहुत पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप आईटी में बहुत अच्छा, अगर आपको खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें पैसे लगते हैं, तो उतना नहीं, आप कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर लीजिए। और साथ ही साथ और भी बहुत काम किए गए, जैसे कि हाउसिंग लोन वगैरह है, तो जो पहले जो इंडिविजुअल को जो लिमिट थी लोन देने की, वो लिमिट डबल कर दी गई है। तो इस तरीके से बहुत से छोटे छोटे स्टेप लिए जा रहे हैं जिससे कि इनको इनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए और ये भी एक अच्छे कॉम्पिटिटर, अच्छे मार्केट में वैल्यू बना सकें अपनी। अब बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। देखिए, तो इंपॉर्टेंस तो इनकी बहुत है, यही एक अच्छी बात है। क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये उन सब एरिया में भी पाए जाते हैं जहाँ पे कुछ नहीं होता। जैसे आपको तहसील और तहसील से जो छोटे एरिया में भी होते हैं ना, कई बार तो आपको उधर मिल जाते हैं। रूरल एरिया में बहुत जगह आपको ये वाले बैंक मिल जाएंगे जहाँ पे आपको पीएनबी, एसबीआई, ये एचडीएफसी वाले बैंक नहीं मिलेंगे। एचडीएफसी तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ताल्लुक में भी मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। कई बार तो वो ताल्लुक में भी नहीं मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो भी सही होते हैं। ये वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी है, आराम से लोन प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा मगजमारी का काम नहीं है, आराम से दे देते हैं लोन। लोकल नीड को ये आराम से हैंडल कर पाते हैं क्योंकि ये लोकली होते हैं, तो जानते हैं कि क्या क्या करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ग्रास रूट लेवल पे जैसा कि बोला कि यही काम करते हैं और डोमेस्टिक ओरिएंटेशन रखते हैं, यानी कि डोमेस्टिकली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें जो भी लोन वगैरह देना है तो ये आराम से दे देते हैं। ओके राइट, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल्स को लेकर के। ठीक है, क्रिटिकल्स मिनरल। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिटिकल मिनरल्स आखिरकार होते क्या हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस बार भी एक क्वेश्चन आया था टाइटेनियम से लेकर के, 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था इसी तरीके से कुछ क्रिटिकल मिनरल से लेकर के। तो इस बार भी आएगा क्योंकि अभी ये बहुत न्यूज़ में और इनका बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है क्रिटिकल मिनरल्स का, तो इसीलिए ये टॉपिक अच्छा है, आपको थोड़ा समझना होगा, स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले समझेंगे कि होते क्या हैं क्रिटिकल मिनरल्स। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं पहले तो। ओके, तो देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स को आप क्या बोल सकते हो कि जितनी ये एक हिसाब से आपके बिल्डिंग ब्लॉक हैं। किस चीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक हैं? आप देखिए, आज के टाइम में जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं, आप कोई भी ले लो, चाहे आप मोबाइल की बात कर लो, चाहे आप पीसी की बात कर लो, आप लैपटॉप की बात कर लो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर लो, आप सोलर पावर प्लांट है, सोलर पैनल हैं उसकी बात कर लो, आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, आप व्हीकल की बात कर लो, तो हर जगह यही यूज़ होते हैं। इनका मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं। मतलब इनका जो है ना, जो हाई टेक्नोलॉजी होती है, मॉडर्न, मतलब आप कह सकते हो एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो इनको बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी का। जैसे कि इनका जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो बर्लिनियम, कोबाल्ट, कॉपर एक्सेट्रा। अब ये क्या है, हम लोग इनमें क्या प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा हमारे लिए, क्यों ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी ज़्यादातर नीड जो है इम्पोर्ट पे डिपेंड है। आप देखो, कोबाल्ट जो है ज़्यादातर चाइना, यूएस और जापान से आता है। लिथियम की अगर हम बात करें, जैसे लिथियम आयन बैटरी का नाम सुना होगा आपने, चिली, रसिया और चाइना से आता है। निकल जो है स्वीडन और चाइना से आता है। तो हम लोग चाइना पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, नॉट ओनली चाइना बट ज़्यादातर चीज़ें हमारी इम्पोर्ट पे डिपेंड करती हैं, और यही हमारे लिए कंसर्न की बात है। अब कंसर्न की बात क्यों है? जैसे कि आपने कोविड-19 देखा, तो कोविड-19 में बहुत सी इंडस्ट्रीज जस्ट स्टॉप हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनके पास क्रिटिकल मिनरल्स ही नहीं थे, है ना, सेमीकंडक्टर नहीं थे, कुछ के पास क्रिटिकल मिनरल नहीं थे, तो इसीलिए ये सही से काम नहीं कर पाती हैं। अब क्या करना चाहिए, कैसे ये यूज़ होती हैं? तो देखिए, कहीं पे भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, बैटरी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी लाइक सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, हर जगह ये यूज़ होते हैं, ठीक है, और इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब इनका सिग्निफिकेंस और समझते हैं, फिर समझेंगे कि न्यूज़ में क्या है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हो तो आजकल इकोनॉमिक ग्रोथ आप ही बताइए कैसे होती है? टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना, टेलीकम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, ट्रांसपोर्ट अच्छा चाहिए। कैसे आएगा? ट्रांसपोर्ट वगैरह में सब में क्या चाहिए? लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम। कहाँ से आएगा ये तो क्रिटिकल मिनरल्स है ना। तो अगर आपके पास इनकी सप्लाई अच्छी नहीं होगी तो आप
कि पास इकोनॉमी कैसी भी हो आप ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, क्लाइमेट एक्शन को प्रमोट करते हैं। आप देखिए क्लाइमेट एक्शन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनका यूज़ किया जाता है, सोलर पैनल में इनका यूज़ किया जाता है, विंड टरबाइन में इनका यूज़ किया जाता है। अब आप सोचिए क्रिटिकल मिनरल्स नहीं तो क्लाइमेट एक्शन का क्या होगा, क्या होगा रिन्यूएबल एनर्जी का, जो हम बात करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी लानी है, रिन्यूएबल एनर्जी लानी है। डिफेंस, आप सोचिए चाइना के पास इतना है, चाइना अगर पूरी कंट्रियों को ये देना बंद कर दे तो सारी कंट्रियों का क्या हाल होगा। क्यों? क्योंकि डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे एरोस्पेस की बात करें या डिफेंस सेक्टर में बात करें तो डिफेंस की बहुत सारी, हर एक टेक्नोलॉजी में लिथियम, निकल और सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब आप सोचो कि कितना क्रिटिकल है हमारे लिए और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। क्योंकि अगर ये इनकी सप्लाई नहीं है तो हमारे डिफेंस का क्या होगा, हम उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, नए नए वेपन कैसे बनाएंगे, है ना। साथ ही साथ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। मिनरल्स की सिक्योरिटी को लेकर के भी बात कर सकते हैं। आप बात कर सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के, जो हमारा कमिटमेंट है 2030 को लेकर के। आप बात कर सकते हो क्लाइमेट को लेकर के, आप बात कर सकते हो एनर्जी को लेकर के, एनर्जी की हमारी जो एनर्जी की नीड है वो कैसे फुलफिल होगी। हम तो बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्रिटिकल मिनरल तो चाहिए हैं, लेकिन वो कैसे आएंगे, क्योंकि वो तो डिपेंड कर रहे हैं दूसरी चीज़ पे। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। अब ये न्यूज़ में क्यों आया है जस्ट अ सेकेंड, देखिए न्यूज़ में अभी क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने कुछ बोला है कि आपको जो भी स्ट्रेटजिक मिनरल्स जितने भी हैं ना, क्रिटिकल और स्ट्रेटजिक मिनरल, उनको आइडेंटिफाई करना है। क्यों आइडेंटिफाई करना है? क्योंकि अब हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, हम चाहते हैं कि उनका हम किसी पे डिपेंड ना रहे, हम खुद से या तो खुद ही आइडेंटिफाई करें कि हमारे देश में कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, उनको हम खुद ही प्रोसेस करें तो बेटर हो जाएगा ना, कि हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अब इन्होंने लिस्ट बनाई है जिसमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो है इन्होंने इंक्लूड किए हैं। उसमें से 17 रेयर अर्थ मेटल हैं, 6 प्लेटिनियम ग्रुप एलिमेंट हैं। और देखिए अब ये सब आपको जानना जरूरी नहीं है, आपने कभी क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक नंबर नहीं, एक्चुअली मॉडर्न आवर्त सारणी बोलते हैं, मुझे इंग्लिश में उसका नाम याद नहीं आ रहा, आवर्त सारणी बोलते हैं। तो उसमें आपने अगर कभी देखा हो तो लास्ट में 2 ऐसे कंपाउंड, मतलब 2 ऐसे बॉक्स होते थे जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते, तो उनको सब बोलते हैं लेंथेराइड सीरीज और ऐसे सब चलते हैं, ठीक है। तो वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकल मिनरल्स हैं और जो हमारे लिए इंपोर्ट करते हैं हम। अब इसको हम क्यों क्रिटिकल बोलते हैं, तो देखिए इसके 2 इंपॉर्टेंट कारण हैं क्रिटिकल बोलने के लिए। सबसे पहला कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और दूसरी है कि सप्लाई रिस्क है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्यों है, जैसा कि अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले सिग्निफिकेंस बताया है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ही ज़्यादा है ना। इनके बिना आप समझ लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं, और सप्लाई रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं, कुछ कुछ जगह पे ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं। और वहाँ पे कई बार आप देखो, अब एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हैं तो उसका प्रॉब्लम भी होगा। जिस कंट्री के पास कॉन्सेंट्रेटेड है वो इसका बिल्कुल बेनिफिट लेगी, है ना, वो जो चाहेगी वो करवाना, मतलब उस तरीके से करेगी। और ऐसा कई बार देखा भी गया, अभी देखते हैं चैलेंजेस तो आपको पता चलेगा कि क्या इशू होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, ये तो हम देख ही चुके हैं कि भाई इंपोर्ट पे सारा डिपेंडेंस है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। सप्लाई चेन का इशू होता है। अब सप्लाई चेन का इशू क्यों होता है? क्योंकि एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है तो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाता है। अगर उस कंट्री में कोई भी इशू हो गया तो समझ लीजिए आप कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और स्पेशली अगर हम बात करें तो जो रेयर अर्थ मेटल होते हैं ना, वो 3/5 यानी कि 60%, अगर 100% अभी हम जानते हैं रेयर अर्थ को, तो 60% तो केवल चाइना में ही पाया जाता है और 80% तक जो है चाइना में प्रोसेस्ड होते हैं। मतलब कुछ कुछ कंट्रियों में जहाँ पे पाए जाते हैं वो उनको प्रोसेस नहीं कर पाती हैं, तो वो चाइना भेज देती हैं। अब ट्रेड पॉलिसी का भी इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए जैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, इंडोनेशिया में सबसे लार्जेस्ट जो है निकल का रिजर्व है, तो उसने क्या है, एक्सपोर्ट बैन कर दिया रॉ मटेरियल का, कि हम नहीं भेजेंगे भाई सब निकल को। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि अब हम खुद प्रोसेस करेंगे। अब भाई प्रोसेस करेंगे तो उसको बेनिफिट होगा ना, उसके लोकल लोगों को उसका बेनिफिट होगा। तो यही चीज़ देखी जाती है। तो ये प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है। कल के दिन अगर उसने सोच लिया कि नहीं उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो वो या तो रेट हाइक कर ले या फिर बोले नहीं हम बेचेंगे ही नहीं। तो अब नहीं बेचोगे, तुम तो नहीं बेचोगे ठीक है, लेकिन उसका जो दूसरों पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका क्या।
ठीक है। इसके बाद पीरियोडिक असेसमेंट नहीं होता है इंडिया में, अगर देखा जाए तो इसका पीरियोडिक असेसमेंट नहीं होता है कि कौन सा मिनरल्स हमें कितना चाहिए पड़ता है और उसको हम कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसके इंपोर्ट को कहाँ कहाँ पे वो पाया जाता है इंडिया में भी। अगर उसमें हम थोड़ा रिसर्च करें तो कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। और जो लास्ट चीज़ है वो है लिमिटेड सब्सटीट्यूशन और रिसाइकलिंग। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा 1950s के आसपास इंडिया के 1950s के आसपास जो इंडिया के जो पैकिंग का था ना, इंडिया में पैकिंग का होता था, ठीक है। लेकिन जब बांग्लादेश वॉर वगैरह चला तो उससे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो उन लोगों ने अल्टरनेट निकाल लिया। कैसे कि जो क्रूड ऑयल का रिफाइनरी होता है उससे जो बचता है ना, उसी से वो प्लास्टिक बनाते हैं और वो डैमेज भी करते हैं। तो प्लास्टिक का आप समझे कि प्लास्टिक का यूज तब आया, प्लास्टिक तब जो है एग्जिस्टेंस में आई है। लेकिन इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब बहुत रेयर सब्स्टिट्यूट है। और दूसरी बात क्या है कि रिसाइकलिंग भी नहीं होती, क्योंकि इनकी शायद लाइफ भी कम होती है, तो रिसाइकलिंग करना उतना आसान भी नहीं होता। अब इसके देखिए क्या पिलर होते हैं जब हम इसके वैल्यू चेन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक्सप्लोर करना है कि कहाँ पे भाई ये पाए जा रहे हैं, उसके बाद फिर एक्सट्रैक्ट करना है, माइनिंग वगैरह करनी है, उसके बाद फिर इनको प्रोसेसिंग करना है, उसके बाद फिर इनको यूज करना है, और उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो रिसाइकलिंग अगर हमने कर ली तो ये बहुत बेटर हो जाएगा। ओके राइट। अब बात करते हैं कि हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइन का कहना क्या है कि हमें सबसे पहले तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना पड़ेगा क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट, तो हम लोग इस पर काम कर सकेंगे, हम एक्सप्लोर कर सकेंगे कि इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद ये बोली जाती है कि आप एक सेपरेट विंग बना दो मिनिस्ट्री ऑफ माइन में, जो क्रिटिकल मिनरल्स को ही लेकर के बात करे। इंटरनेशनल एजेंसी के साथ हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें क्या है कि फंडिंग मैकेनिज्म में इनोवेशन लाना पड़ेगा, जिससे कि इनकी प्रोसेसिंग और रिफाइनरी अच्छे से हो सके। और साथ ही साथ जो है हमें क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट को भी अपडेट करना पड़ेगा, हर बार देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए क्रिटिकल है और हमें उस पर कैसे काम करना है। हमें अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्स करना पड़ेगा, लेकिन डाइवर्स तो तब करेंगे ना जब और जगह होगा। कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेजरली तो देखो किसी भी कंट्री को चाइना पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। जहाँ पे 60% हो रहा है तो आपको डिपेंड तो रहना पड़ेगा चाइना पे, है ना। और नेशनल फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स को हम कैसे जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं, किस तरीके से उसको फिर प्रोसेसिंग करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। ओके गाइज, ओके राइट गाइज। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो टॉपिक रिलेटेड है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो इसकी बात कर लेते हैं कि भाई ये क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज ऑफ इन इंडिया। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं पहले इसको जान लेते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या इसमें चल रहा है डेवलपमेंट। तो देखिए आपने शायद नाम सुना होगा कंडक्टर, बस कंडक्टर नहीं, सेमी कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, और एक होता है इंसुलेटर। तो देखिए कंडक्टर का यहाँ पे क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी वायर आप देखते हो, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इनमें से आराम से फ्लो हो जाती है। इंसुलेटर क्या होते हैं कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, मतलब बिल्कुल ही नहीं होती है। अगर परफेक्ट इंसुलेटर की बात करें तो वो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्लो नहीं होगी, और परफेक्ट कंडक्टर जिसमें से कोई लॉस नहीं होगा। तो उनके बीच के जो डिवाइस होते हैं या उनके बीच के जो मेटल्स होते हैं उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये अब सेमीकंडक्टर प्योर एलिमेंट में भी पाए जा सकते हैं, कंपाउंड में। एलिमेंट का मतलब कि अकेले पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन। जैसे आप बात करो गोल्ड, तो गोल्ड जैसे आप जानते हो तो गोल्ड कई बार अकेले नहीं पाया जाता, उसमें मिक्सचर होता है बहुत सारा, हम उसमें से गोल्ड निकालते हैं, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। और अगर सेपरेटली पाया जाता तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर चिप क्या होता है, तो ये सेमीकंडक्टर का ही एक नेटवर्क होता है, या इसको आप इंटीग्रेटेड सर्किट कह लो या फिर माइक्रोचिप कह लो, तो इस तरीके से ही होता है। और एंड इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होता है, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल में यूज़ कर सकते हैं इनका, कंप्यूटर डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मशीनरी में यूज़ होता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस होता है। और कोविड-19 के टाइम में आपने देखा ही होगा सेमीकंडक्टर डिवाइस को लेकर के कितना प्रॉब्लम था। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अब ये क्या है, इसमें क्या काम चल रहा है सेमीकंडक्टर को लेकर के। तो देखिए सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर में अभी क्या हुआ है कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। प्रोग्राम को आप ऐसे कह लगता है, ठीक है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। पहले से प्रोग्राम था लेकिन उसको क्या भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिसका नाम है मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। अब इसमें क्या होने वाला है कि सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री जो इसमें इन्वॉल्व है वो है माइटी।
वो क्या करने वाली है, जो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत चाहती है कि एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम क्रिएट हो सेमीकंडक्टर को लेकर के। ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे कि भाई लोग आएँ, सपोर्ट करें हमारी कंपनीज़ को, ठीक है, साथ ही साथ जो इन्वॉल्व हों किसमें, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में, डिस्प्ले फैब्रिकेशन में, या फिर जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं या सेमीकंडक्टर की जो डिज़ाइन होती है उन सब में आकर के वो इन्वॉल्व हों और हमारे साथ काम करें। अब ये स्कीम कब से कब तक चलने वाली है, तो भाई इस स्कीम की जो वैलिडिटी है वो 6 ईयर है। नोडल एजेंसी जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि माइटी ही है। अब बात कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए आप इसकी मार्केट साइज देखिए, मार्केट साइज आप देखेंगे तो 34 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी 2026 में, मतलब 3 फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी जितनी 2019 में था, यानी कि 7 ईयर में 3 गुना इंक्रीज। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कई सर्वे निकलती रहती हैं, तो ये जो सर्वे निकली थी इन्होंने बोला था कि सेमीकंडक्टर जो है 15.1 के रेट से जो है इंक्रीज हो रहा है इसकी ग्रोथ। अब चिप मैन्युफैक्चरिंग की काम बात करें अगर, तो चिप मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो भाई चिप मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग चाहते हैं कि इंडिया जो है हब बने, है ना, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन को लेकर के। हम लोग हर साल करीब 2000 चिप जो है अलग अलग डिज़ाइन कर लेते हैं पर ईयर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ में भी अच्छा खासा काम करना होगा, और किस स्पेशली किस में, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आते हैं और फिर क्या है एम्बेडेड सिस्टम है, तो उन पे काम करना पड़ेगा, और ये भी अच्छा खासा रेवेन्यू देते हैं। इनसे जो रेवेन्यू जनरेशन है वो करीब 2.5 बिलियन यूएस डॉलर है। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसीलिए इस पे काम होना भी ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि ग्लोबली कंपैरिजन करते हैं कि ग्लोबल लेवल पे कैसे थी। तो देखो इसका जो मेजर प्रोड्यूसर है वो है ताइवान। ताइवान दुनिया की मतलब सबसे ज़्यादा चिपें बनाता है ताइवान, और एडवांस भी बनाता है और नॉर्मल भी बनाता है। यहाँ पे यूएस चाइना का कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखो तो अभी क्या है कि ट्रेड बंद कर दिया था, मतलब जो इंगेज था तो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो यूएसए ने क्या बोला था कि हम जो है इनकी चिप को अब जो है यूज़ नहीं करेंगे, है ना, तो उसको जो है थोड़ा रेट बढ़ा के कर दिया। तो चाइना भी हरामी है, चाइना ने क्या किया कि देखो तुम अगर ऐसा करोगे ना तो मटेरियल तो हमसे ही लोगे ना, जर्मेनियम और गैलीलियम तो हमसे ही लोगे, हम बंद कर देते हैं, हम वो नहीं भेजेंगे। तो इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। अब इंडिया का क्या रोल है, तो भाई इंडिया खुद एक अपना प्लेयर है, उसका कोई किसी को कोई सपोर्ट का वो नहीं है। वो खुद अब चाहता है कि हम सेमीकंडक्टर वाले में, सेमीकंडक्टर के फील्ड में एक ग्लोबल हब क्रिएट करें, एक एग्जाम्पल क्रिएट करें, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो अभी जो है यूएस के साथ एक डील भी हुई थी, है ना, इंडिया की, इसी को लेकर के सेमीकंडक्टर। इंडिया का खुद का एक सेमीकंडक्टर मिशन चला रहा है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाया है। क्यों लाया है, जिससे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। और एक फ़ायदा इंडिया को और होने वाला है कि ताइवान जो अभी न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी ला रहा है। अब ये पॉलिसी क्यों ला रहा है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा ताइवान में भी चाइना का जो है थोड़ा बहुत इशू चलता रहता है, तो वो नहीं चाहता कि अब उसकी इंडस्ट्री चाइना में रहे, तो वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्ट करना चाहता है साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया। तो इंडिया के लिए एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि इस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब कर ले, इस अपॉर्चुनिटी को ताइवान को इनवाइट करे कि हाँ हमारे यहाँ काम कीजिए। तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छा एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ताइवान तो इसमें एक्सपर्ट है और उसका बेनिफिट हमें भी मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और भी चीज़ों की। तो क्या सिग्निफिकेंस क्या है, तो मार्केट ग्रोथ सबसे बड़ी चीज़ की। आप ये देखो, बोला गया है कि 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक इसका मार्केट जो है हो सकता है, मतलब ग्लोबल लेवल पे। और इसमें इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है उनका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उनमें तो भाई सेमीकंडक्टर इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। इंडिया जो है ग्लोबल हब बनना चाहता है, और अगर ग्लोबल हब बनना आप चाहते हो तो आपको काम तो करना पड़ेगा, और इसीलिए इंडिया चाहता है किस चीज़ में ग्लोबल हब, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें इंडिया को काफ़ी अच्छा नॉलेज भी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, और अगर थोड़ा बहुत और सपोर्ट मिला तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस भी इसका है, किस तरीके से कि देखो अगर इंडिया ऐसा कर लेता है तो एक टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप मिल जाती है, और साथ ही साथ जो हमारा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी सिक्योरिटी भी रहती है। क्योंकि देखो वैसे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या कर सकता है कि चाइना चाहे तो इसको बंद भी कर सकता है। तो हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ में तो ये यूज़ होता है, ग्रिड वगैरह में भी कंट्रोलर के लिए यूज़ होता है, तो
कहीं ना कहीं अगर उसमें कुछ ऐसा प्रोग्राम कर दिया, कुछ वायरस कर दिया जिससे उसको कंट्रोल रहता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी कंट्री के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। तो इसीलिए अगर इंडिया ऐसा कर पाता है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस भी है। और इसीलिए इंडिया क्या कर रहा है कि जितने भी चिप मेकर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बेस बनाइए, है ना। और इससे क्या है, कुछ लोग आ भी रहे हैं, तो इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत का मिशन है वो भी कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है। अब बात करते हैं कि इतना सब तो सही है, अच्छी बात है, लेकिन चैलेंज क्यों यहाँ पे आ रहे हैं। अब जैसे कि इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडिया को नॉलेज है डिज़ाइनिंग को लेकर के, तो फिर चैलेंज क्या है। चैलेंज है इसके बहुत सारे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। अब इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी कहीं पे सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाया जाता है तो वहाँ पे दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहली चीज़ है सप्लाई ऑफ वाटर और अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी। और सप्लाई ऑफ वाटर, ऐसा नहीं कि वाटर थोड़ा चाहिए, कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ वाटर। आपको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए पड़ता है सेमी कंडक्टर के डिवाइस को बनाने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, कम से कम 5 साल तक चाहिए आपको ये पूरा प्रोडक्शन स्टार्ट होने के लिए। तो बहुत बड़ा टाइम होता है और उस 5 साल में आपको कंटिन्यूस लेबर चाहिए, कंटिन्यूस सारी चीज़ें चाहिए, तो पैसा भी बहुत लगता है। इसके बाद जो है कि कई बार इंडिया के जो थोड़े बहुत लॉ वगैरह हैं उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है कि प्लांट उतना अच्छे से सेटअप नहीं हो पाते। लोकल लोग भी प्रॉब्लम करते हैं, है ना, क्योंकि इससे थोड़ा पोल्यूशन भी होता है हल्का सा। और साथ ही साथ क्या है कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी एक साथ मिल पाना भी मुश्किल होता है। दूसरी बात क्या है कि स्किल लेबर का शॉर्टेज होता है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं है कि भाई उठाधरी का काम है, आप किसी भी लेबर को ले लो, भाई उसको कुछ सामान उठा के यहाँ से यहाँ रखना है, नहीं, यहाँ पे उसको नॉलेज चाहिए, है ना। तो नॉलेज जब होगा तभी वो काम कर पाएगा, है ना। और साथ ही साथ एक इकोसिस्टम की ज़रूरत है। तो अच्छा इकोसिस्टम अगर बन जाएगा, जैसे कि हमें क्या चाहिए इसमें इकोसिस्टम में, कैसा चाहिए कि एक तो हमें जैसे कि हम फैब रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब कि हम अगर कर रहे हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए, जैसे कि गैसेस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, वेफर चाहिए, बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए। तो इनकी भी कई बार प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो हमारे यहाँ होता नहीं इसका ज़्यादातर। तो हमें रॉ मटेरियल के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड होना पड़ता है। और जब हम एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड होंगे रॉ मटेरियल के लिए, तो आपको सोचिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो जाएगा ना, है। क्योंकि अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, जैसे कि अभी आपने कोविड के टाइम में देखा था कि कोविड के टाइम में जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी, तो बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है काम नहीं कर पा रही थी सेमीकंडक्टर डिवाइस की वजह से। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक इकोसिस्टम डेवलपमेंट बनाना पड़ेगा अच्छे से, मतलब कि सप्लाई चेन को हमें बहुत अच्छे से इंश्योर करना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई चेन ये इंश्योर होगी तभी जो है आपके यहाँ प्लांट लग पाएंगे, अदरवाइज नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, तो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। थोड़ा बहुत रिसर्च डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट होगा तभी जा करके और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ सकती है ना। टेक्नोलॉजी को इंसेंटिवाइज करना होगा हमें, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जो स्टूडेंट उसमें इंटर्नशिप करने आ रहे हैं और कुछ नया खोज के लाते हैं, कुछ इन्वेंट कर लेते हैं, तो उन्हें हमें जो है कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज करना चाहिए। तभी जाकर के लोगों में एक अच्छा, एक समझ लो फीलिंग आती है अच्छी, लोग काम करना चाहते हैं। पार्टनरशिप हमें बनानी पड़ेगी। पार्टनरशिप किससे, जैसे कि सबसे अच्छा कौन परफॉर्म कर रहा है, ताइवान, यूएसए से बना सकते हैं, चाइना से बना सकते हैं, जिससे कि हम और अच्छा परफॉर्म कर सकें। हमें जो है रॉ मटेरियल भी जो चाहिए वो मिल जाए। और साथ ही साथ हमें फॉरेन कंपनी को भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन कंपनी आएंगी तो उनको नॉलेज है। जैसे ताइवान से कोई कंपनी आती है तो वो एक कंडीशन इन्वायरमेंट बना सकती है, जिससे हम लोग और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके राइट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माहिर के को लेकर के आई कि मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। अब ये क्या चीज़ है, तो देखिए ये मिलकर के लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। माहिर को लाए हैं क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं कि अब कुछ ऐसी चीज़ों पे हमें रिसर्च करना है जो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखिए कैसी कैसी चीज़ों पे रिसर्च करने वाले हैं। लिथियम आयन बैटरी के स्टोरेज को लेकर के रिसर्च करने वाले हैं, जियोथर्मल एनर्जी को लेकर के रिसर्च करने वाले हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कैसे लाएं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उस पर काम करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक बैटरी में। सीआरजीओ पे काम करने वाले हैं, कार्बन कैप्चर को कैसे कम किया जाए उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है उस पर काम करने वाले हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे
मोबाइल मतलब मोबिलिटी यानी कि व्हीकल वगैरह में यूज़ किया जाए, एज अ फ्यूल यूज़ किया जाए, तो उस पर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये इन्होंने 8 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं जिन पे ये काम करने वाले हैं, इन पे रिसर्च करने वाले हैं। तो अभी इस रिसर्च से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये रिसर्च अभी ज़रूरत है, ये जो है जो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है। ओके, तो बात करते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो की ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव तो वही है कि ये जो हमें आइडेंटिफाई करना है, अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ये बैटरीज, ठीक है, स्टोरेज बैटरीज है, हमें काम करना है जियोथर्मल एनर्जी, लेकिन कैसे, क्या बढ़िया तरीका होगा, है ना। तो ये आइडेंटिफाई करना है क्योंकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इसका जो है फ्यूचर में बहुत अच्छा रेलेवेंस है। साथ ही साथ क्या है कि हमें एक इनोवेटिव इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है, स्टेक होल्डर के लिए कि वो आएँ वहाँ पे बात करें कैसे क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको कॉमर्शलाइज करना पड़ेगा अगर कोई चीज़ अच्छी बन जाती है तो। और क्या कर सकते हैं, फॉरेन अलायंस को बुला सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है, तभी जा करके बढ़िया काम होगा। और साथ ही साथ क्या है कि हमारे जो मतलब लीडिंग हमारा क्या है जो नेशन है, वो हमारा विजन है कि हम अपने नेशन को पावर सिस्टम में लीडिंग बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, है ना। इन सब टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ हम कर पाते हैं तो हमारा कंट्री बन जाएगा आराम से। पावर में वैसे भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडिया, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आराम से हो सकती है वो सब चीज़ें। अब इसको फंडिंग कौन करेगा, तो फंडिंग भी वही पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यानी कि पीएसयूज भी इसमें सीपीएससी जो है वो करेंगी। अब कैसे अप्रोच होगा, तो देखिए अप्रोच तो इसमें किस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की लाइफ साइकिल को देखेंगे, आइडिया और प्रोडक्ट देखेंगे। मतलब अल्टीमेटली हम क्या करने वाले हैं, ये जो है आपने मान लो कुछ बनाया, कोई रिसर्च की किसी रिसर्चर ने, तो उसको हम अडॉप्ट करेंगे, यानी वो डिपेंड करेगा कि जो भी आपने इक्विपमेंट डेवलप किया है उसकी क्वालिटी क्या है सबसे पहले, और उसकी कॉस्ट क्या है ना। तो क्वालिटी कम कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो हम अडॉप्ट कर लेंगे, और आपको जो पेटेंट वगैरह है वो सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसमें होंगी बढ़िया बढ़िया वाली है। लेकिन उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी अच्छी डेवलप करनी है इन सब चीज़ों को लेकर के। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ड्यूरेशन 5 ईयर रहेगा, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें 2 चीज़ें रहने वाली है, एक टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा हेड की जाएगी। अब ये जब टेक्निकल बॉडी होगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी कि कैसा आप देख सकते हो कैसे हम टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करें, कौन सी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, कैसे उनको मॉनिटर किया जाए, ये सारी चीज़ें देखें। दूसरा होगा एपेक्स बॉडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हेड की जाएगी। तो ये सब देखेंगे कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, ये इंटरनेशनली जो भी काम करना है ये सब चीज़ें वो देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे क्या है, कवरेज क्या है, आउटकम लिंक्ड फंडिंग होगी, जितना अच्छा आउटकम उस हिसाब से आपको फंडिंग मिलेगी। सिलेक्शन कैसे होगा, तो क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन होगा, यानी कि जिसकी जितनी अच्छी क्वालिटी होगी और कॉस्ट कम होगा, दोनों चीज़ें देखने की, क्वालिटी भी अच्छी चाहिए कॉस्ट भी कम चाहिए, तो हम इसको आराम से जो है कर लेंगे। और आईपीआर जो होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिसर्च एजेंसी के बीच में होगा, तो उसका बेनिफिट दोनों को मिलेगा। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए सिग्निफिकेंस तो बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर हमने कार्बन कैप्चर की कोई टेक्निक डेवलप कर ली तो हम नेट जीरो अचीवमेंट को और जल्दी जो है अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एनर्जी की डिमांड तो इंडिया में बढ़ी रही है। अभी इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, 165 करोड़ तक का एक्सपेक्टेशन है। तो भाई डिमांड तो चाहिए ना, और वैसे भी चीज़ें ग्रो कर रही हैं तो एनर्जी की डिमांड तो चाहिए, तो वो फुलफिल हो जाएगी, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आएंगी। तो मेक इन इंडिया और जो स्टार्टअप इंडिया है वो भी अच्छा काम कर पाएंगे, और एसडीजीज जो हैं जो हमें अचीव करने हैं, जो यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किए हैं, वो भी हम काम कर पाएंगे। अब जैसे कुछ अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी भी आई हैं, जैसे एयरजेन। तो एयरजेन क्या है कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं कहाँ से, वाटर वेपर से, तो उसको हम एयरजेन बोलते हैं। माइक्रोग्रिड, माइक्रोग्रिड क्या है कि लोकल एनर्जी के ग्रिड हैं, ठीक है। इसको आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो कन्वेंशनल ग्रिड से, और नहीं तो लोकली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है पावर बॉल। अब पावर बॉल क्या है भाई, तो पावर बॉल में क्या है कि आप बॉल है ना, तो बॉल में आप क्या कर सकते हो कि क्लीन एनर्जी को स्टोर कर सकते हो और जब चाहो तो यूज़ कर सकते हो। वर्टिकल विंड टरबाइन इसी तरीके का है कि उसमें क्या करते हो आप वेव्स को कैप्चर करके, जो व्हीकल पास हो रहे हैं उनकी वेव को कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो।
है ना। तो बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए अच्छी बात है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे क्या है, पोल्यूशन कम होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी रहेंगी और इफ़िशियंसी अच्छी आ जाएगी, और हमारा कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पावर सेक्टर में और भी बहुत सी स्कीम लॉन्च की गई है, जैसे कि फाइनेंशियल इंसेंटिव टू द स्टेट फॉर रिफॉर्म इन पावर सेक्टर। जैसे पावर सेक्टर में अगर स्टेट अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको जो है इंसेंटिव दिया जाएगा। कैसा इंसेंटिव दिया जाएगा, जैसे कि पहले तो बोरोइंग रेंज बढ़ा दी है कि आपको पहले 0.25% मिलता था, वो 5% तक कर दें, 0.5% तक कर देंगे अगर आप इससे में काम करोगे इलेक्ट्रिसिटी में। अच्छा ठीक है, ये सब उसी के बारे में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब मार्केट कपलिंग क्या होता है, तो मार्केट कपलिंग में ये बोला गया है कि देखिए यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट जो है एक सिंगल पावर एंटिटी बनेगी, यानी कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। मार्केट कपलिंग का भैया कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं हम लोग, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रिक्वेंसी वन प्राइस, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अगर लाने वाले हैं, और अगर हमने गवर्नमेंट को एंटिटी नहीं बनाया इसका, तो फिर क्या है, अलग लोग अलग अलग प्राइस डिसाइड करेंगे, तो वो ये कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा ना वन प्राइस वाला। तो ये मार्केट कपलिंग की बात है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कि गाइडलाइन फॉर रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, तो ये भी आया है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि 24/7 जो है रिलायबल सप्लाई करने वाले हैं, और साथ ही साथ टैरिफ को ऑप्टिमाइज करने वाले हैं, मतलब कि जितने सप्लाई हमें 24/7 करनी है और प्राइस कम होना चाहिए, ये चीज़ हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद और क्या आया है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट आया था 2023 में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है पावर सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म चल रहे हैं पावर सेक्टर को बेटर बनाने के लिए। अब बात करेंगे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। अब ये भी क्यों आया है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनता है, ठीक उसी तरीके से नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान भी हर 5 साल में आता है, जिसको कौन बनाता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि CEA, ये नोटिफाई करता है इस प्लान को। अब ये देखो क्यों लाया जाता है, तो भाई जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का, उसमें ऐसा बोला गया था कि आपको ये प्लान हर 5 साल में बनाना है। इससे क्या होता है, इस प्लान में 3 चीज़ें होती हैं कि लास्ट 5 ईयर में क्या हुआ है वो आपको बताना है, अब जो 5 ईयर आने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है, और जो उसके बाद वाले 5 ईयर हैं उनमें क्या होने वाला है। यानी कि आप देखिए 17 से 22 तक क्या हुआ, 22 से 27 तक क्या होने वाला, और 27 से 32 तक आप क्या करने वाले हो, इसके बारे में बात की जाती है। तो देखिए पावर सेक्टर में काफ़ी कुछ काम चल रहा है, और इसीलिए पावर सेक्टर जो इंडिया का है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसकी हम बात करते हैं। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में हम लोग ग्लोबली लेवल पे देखें तो 4th नंबर पे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 43% जो हमारी एनर्जी की नीड है वो आप देखिए कि रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल होती है। हमने जो है 100% ब्लिस को इलेक्ट्रीफाइड किया है। कैसे इलेक्ट्रीफाइड किया है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से, है ना। तो ये भी अच्छा एक काम हो गया है। 2.86 करोड़ जो हाउसेस हैं वो सौभाग्य से कनेक्ट किए गए हैं। सौभाग्य योजना थी जिसमें मीटर प्रोवाइड कराना था। और क्या क्या काम हुआ है, इसके बाद LED बल्ब का जो है रेट बहुत कम हो गया, तो इससे क्या होता है कि कंजम्पशन कम होता है। पहले हम जो नॉर्मल 10 रुपये या 20 रुपये का जो बल्ब आता था वो 100 वाट का होता था, LED जो है 30 वाट की तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो लाइट भी बहुत देती है और एनर्जी भी बहुत कम कंज्यूम करती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो डेस्कॉम है उसका जो लॉसेस हैं वो भी कम हुए हैं, 21.5 से घट करके 16.5 हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा काम है, ये भी काफ़ी अच्छा अचीवमेंट हम कह सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा है कि हमारी सबसे पहले तो क्या हो रही है कि जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो एनर्जी डिमांड ऐसे बताया जा रहा है कि अभी जो है CAGR का 4.1% है, लास्ट डिकेड में था, और अब जो आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में ये 7.18 हो जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए, क्यों, 2026-27 में एस्टिमेट किया जा रहा है कि 610 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पड़ेगी हमें। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जिसमें से 57% जो है हम नॉन फॉसिल फ्यूल से फुलफिल करने वाले हैं। ये हमारा टारगेट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 40% अचीव कर चुके हैं हम लोग, कहाँ पे, 22 में। तो अब हम चाहते हैं कि 2026-27 में जो भी हमारी एनर्जी की नीड है वो करीब 57% तक रिन्यूएबल एनर्जी से कवर हो। कार्बन एमिशन की अगर हम बात करें तो कार्बन एमिशन इससे कम हो जाता है। कैसे,
इन्होंने क्या है अलग अलग टेक्नोलॉजी लाए हैं ये तो एमिशन को कम करने के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट में। तो उससे क्या है कि कार्बन ट्रेंड जो है, कार्बन एमिशन का जो ट्रेंड है वो भी कम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इसमें हम लोग काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देखेंगे तो 35% जो है टोटल एनर्जी होती थी, लेकिन अब जो है 44% तक यहाँ पे ये टारगेट है कि जितनी भी हमारी जो एनर्जी है, देखो ये बात कर रहे हैं हम टोटल एनर्जी की, एनर्जी में और मिक्स जो पावर में होता है दोनों में अंतर होता है। पावर में ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि एनर्जी में ये परसेंटेज थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि एनर्जी में आपका जैसे क्रूड ऑयल है तो वो एनर्जी है, डीजल है तो वो भी एनर्जी है, और अगर केवल पावर की बात कर रहे हैं तो वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब भी हम बात करते हैं ना कि रिन्यूएबल एनर्जी से हमारी टोटल नीड, यानी कि टोटल में क्रूड ऑयल भी है, तो वो थोड़ा कम आता है। जबकि अगर हम केवल पावर की बात करें तो वो ज़्यादा आता है, क्योंकि पावर में हमने ज़्यादा मतलब काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा था, ये देखिए मैंने आपको बताया था, ये इधर ही देख लो आप कि ऑलरेडी हम लोग 40% अचीव कर चुके हैं नॉन फॉसिल फ्यूल बेस से, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 35% ही किया है, मतलब वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है 26-27 तक। तो ये जो 40% है ना, ये केवल पावर सेक्टर की बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हम कर रहे हैं उसमें 40% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट हो रही है। जबकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी एज अ होल, है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारी 35% तक हम कवर कर लेंगे टोटल 26-27 तक, और 44% तक 31-32 तक, ठीक है। साथ ही साथ जो है हमारी इफिशियंसी भी कम हो रही है, मतलब सॉरी इफिशियंसी भी बढ़ रही है, सॉरी उल्टा बोल दिया, इफिशियंसी भी बढ़ रही है, एमिशन भी कम हो रहे हैं। अगर आप देखो तो एमिशन काफ़ी हद तक कम हुए हैं, और ये 2030 तक हम और भी कम करने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट है कि जितना भी 2005 में था उसको लेवल मान करके हम 45% तक कम करने वाले हैं जो है GHG को 2030 तक। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये डेटा आप देख लीजिए, ये डेटा कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है। जितने भी डेटा ये पाई चार्ट वगैरह में रहते हैं ना, बहुत इजी रहते हैं समझने के लिए और अच्छे भी होते हैं। आप देखो ये इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है कैसे कैसे जनरेट होती है। तो देखिए 51% जो है कोल से जनरेट होती है, ये कोल वाला पार्ट है पूरा, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा दूसरी होती है रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है। उसके बाद अगर कोई तीसरा प्लेयर है तो वो है गैस। उसके बाद ये छोटे छोटे हैं, न्यूक्लियर से 2% होती है और लिग्नाइट से 2% होती है। न्यूक्लियर से लेकिन ये ज़्यादा होना चाहिए, मतलब क्योंकि ये एमिशन उतना ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन बस थोड़ा डेंजर रहता है कि अगर कोई इंसिडेंस हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये भी वही चीज़ है, लेकिन ये अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी को देख रहे हैं केवल, नॉट ऑल एनर्जी, ओनली रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में अगर हम बात करें तो आप देखिए सबसे ज़्यादा होती है किससे, सोलर से, फिर उसके बाद किसी से होती है तो वो है हाइड्रो से, उसके बाद अगर किसी से होती है तो वो है विंड से, और उसके बाद अगर किसी से होती है तो वो है बायोमास से, और 3% तक स्मॉल हाइड्रो से देखा जाता है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं और ये लार्ज हाइड्रो से, तो इस तरीके से होती है। तो सबसे ज़्यादा आप देखिए कि सोलर से हमारी जो है एनर्जी फुलफिल हो रही है, एनर्जी की नीड, एनर्जी की नहीं, इसको हम पावर की नीड बोलेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा, पावर की नीड, ठीक है। ओके राइट, अब आगे बात करते हैं। तो जो पावर जनरेशन के सोर्स होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं, कन्वेंशनल सोर्स, एक न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और एक होता है स्टोरेज सोर्स। स्टोरेज सोर्स मतलब क्या है कि हम एनर्जी को स्टोर कर लें, जैसे बैटरी वगैरह में कर लेते हैं स्टोर, तो उसको स्टोर करके बाद में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो 3 तरीके से पावर जनरेशन किया जा सकता है। अब चैलेंज क्या है इस नई पॉलिसी के, तो देखिए चैलेंज बहुत सारे हैं, बात करेंगे चैलेंज की, और इम्पॉर्टेंट भी हैं, आपको समझ में भी आएगा कि हाँ सच में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। सबसे पहली चैलेंज है इंटरमीडिएटेंस की, और ये चैलेंज हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। जब हम उनका ग्रिड में इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं, अगर हम चाहें कि जैसे सोलर से कोई एनर्जी बन रही है तो उसको ग्रिड में इंटीग्रेट करना है, क्योंकि तभी तो यूज़ हो पाएगी, तो उसमें क्या है इंटरमिटेंसी की प्रॉब्लम आती है। अब ये क्या होता है कि जब हम, आप देखिए सोलर और विंड जो होते हैं उसमें आउटपुट बराबर नहीं होता है। जैसे बारिश का सीजन है तो सोलर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, तो उससे क्या है कि ग्रिड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते रहते हैं, ग्रिड की जो डिमांड है उसको वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन विद ग्रिड जब हम करेंगे उसको, तो उसमें क्या हो जाएगा कि अगर हमने कर दिया तो हमें बैलेंसिंग चाहिए पड़ेगा, क्योंकि जब सोलर से एनर्जी कम हुई और डिमांड बढ़ गई सडनली, तो ग्रिड तो फेलियर हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फास्ट रैंप अप और फास्ट रैंप डाउन सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, कि जब डिमांड बढ़ गई और उससे
उतना पावर आ नहीं रहा है, क्योंकि हो सकता है किसी भी रीजन से मौसम अच्छा नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें एनर्जी सेपरेटली किसी से मतलब स्टोरेज एनर्जी वहाँ पे ग्रिड में देना पड़ेगा, नहीं तो वो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। रिसोर्स लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कई लोग अपोज भी करते हैं इसको लेकर के, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं कि इसको कहाँ पे इंस्टॉल करें, है ना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात कर सकते हैं कि इंस्टॉलिंग में इसकी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ऑपरेशनल इशू। सबसे पहली बात तो कि लोग इसको ज़मीन देने में प्रॉब्लम करते हैं। दूसरी बात फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो पीवी पैनल है उसको कहाँ डिस्पोजल करें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसलिए उनको अभी रखते हैं एक जगह। अभी उनका कोई सोल्यूशन जब मिलेगा तब कुछ करेंगे, लेकिन अभी उनको स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। लोग उसको अपोज करते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन का भी इशू आता है, क्योंकि अब देखो ये यहाँ पे भाई क्रिटिकल मिनरल वाली बात आ गई कि अब भाई अकेला तो ये सोलर प्लेट आप ऐसे बना नहीं लोगे, उसमें क्रिटिकल मिनरल चाहिए, और क्रिटिकल मिनरल्स अगर ज़्यादा बढ़ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, टेम्परेचर है, ड्रॉट है, वो सब चीज़ें हैं, तो उससे हाइड्रो जनरेशन में, सोलर में, सब में प्रॉब्लम आता है। और अगर हम कहीं पे हाइड्रो प्लांट लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं तो वहाँ पे रिहेबिलिटेशन और सेटलमेंट का भी इशू आता है। अब इशू कार्बन कैप्चर को लेकर भी आता है कि कार्बन कैप्चर अगर टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हाई कॉस्ट आता है, तो इसीलिए हम जो है पावर प्लांट में ये चीज़ ला नहीं पाते हैं। जैसे कि और इसको अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो देखो उसका एनवायरमेंट का हम लोगों ने तीसरा टॉपिक डिस्कस किया था, कोल बेस्ड पावर प्लांट एमिशन नॉर्म्स को लेकर के, वहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। फिर स्मार्ट ग्रिड जो होते हैं उनके साथ चैलेंज है, क्या चैलेंज है उनके साथ, तो उनमें भी कि हम कैसे ऐड करेंगे, वही एक चीज़ आती है कि प्राइवेसी की भी बात आ जाती है, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की भी बात आती है, क्योंकि ये कंट्रोल मैंने आपको बोला ना स्मार्ट ग्रिड है, यानी कि मैनुअली कंट्रोल नहीं करने हैं। मैनुअली कंट्रोल नहीं करने तो इसमें बहुत सारे डिवाइस लगेंगे, वो डिवाइस कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, ये चीज़ है कि अगर उस पर कहीं साइबर अटैक हो गया तो पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। और जो कोल की क्वालिटी है वो भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडिया में कोल होता है वो उसमें करीब 30 से 50% तक एस कंटेंट पाया जाता है, जबकि जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें केवल 10 to 15% ही पाया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है और इसका जोग्राफिकल रीजन है, तो यहाँ पे इस पर बात नहीं करेंगे। आगे हमें क्या करना चाहिए इस पर बात जरूर करेंगे। तो आगे हमें क्या करना चाहिए कि इन चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा। अब इन चैलेंज को हम कैसे एड्रेस करेंगे, तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन के चैलेंज को कैसे एड्रेस करेंगे कि हम जो है हाइब्रिड करेंगे सोलर और विंड का, क्योंकि ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि जब सोलर काम नहीं करता है तो विंड काम करती है, और विंड काम नहीं करता तो सोलर काम करती है। स्पेशली देखो विंड जो है इवनिंग और नाइट के टाइम स्ट्रांग होती है, जबकि सोलर दिन के टाइम होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि अगर हम ऐसे अल्टरनेट करते हैं तो एक बैलेंसिंग बना रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सोलर कम है विंड भी कम है, ऐसा नहीं होगा। या तो विंड ज़्यादा रहेगा तो सोलर कम रहेगा, सोलर कम रहेगा तो विंड ज़्यादा रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री काम करेंगे एक दूसरे के, ठीक है। साथ ही साथ हम एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी लगा सकते हैं, जिससे कि इनकी जो स्टेबिलिटी और जो सेफ्टी है ग्रिड की वो बनी रहेगी, ठीक है। डिमांड रिस्पॉन्स किस तरीके से कि हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि जब जैसे मान लो धूप ज़्यादा है उस समय ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, और जब थोड़ा कम रहता है तो थोड़ा कम करें। लेकिन ये चीज़ थोड़ा मतलब लॉजिकली सही नहीं आता है, क्योंकि जब लोगों को जब ज़रूरत है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जैसे फार्मर हैं तो फार्मर को हम ये चीज़ बोल सकते हैं, तो उनको क्या है इंसेंटिव दे सकते हैं कि अगर आप इस समय यूज करोगे तो आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा, अगर आप ऑफ टाइम करते हो तो नहीं मिलता है। फिर क्या कर सकते हैं कि हम ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल सेक्टर को भी प्रमोशन कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड का यहाँ पे क्या मतलब कि ग्रिड में ऐड नहीं करना है। छोटे छोटे मान लो कोई एक छोटी सी सिटी है तो वहाँ पे हमने एक सोलर पावर प्लांट बनाया बढ़िया, उसको बना करके पूरा उस सिटी में सप्लाई दे दी, उसको ग्रिड से ऐड ही नहीं करना है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव मतलब इससे क्या होगा कि एक तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा और इसका कंपटीशन तो अच्छा होगा लेकिन कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, जैसे मान लो एक सिटी ए है, यहाँ से आप बी तक सप्लाई ले जा रहे हो, तो आपको कितना ज़्यादा ट्रांसमिशन के लिए इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं, वो सब करना पड़ता है, तो वो चीज़ इसमें कम हो जाएगा, है ना। ओके, और क्या कर सकते हैं, तो और देखो जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ला सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके बढ़िया से काम करे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं बढ़िया से, और साथ ही साथ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं जिसमें थोड़ा लो वाटर यूज हो। जैसे कि अब सोलर में क्या होता है कि जो सोलर प्लेट होती है उनको ड्राई क्लीन कर सकते हैं हम लोग, रोबोटिक्स के थ्रू क्लीनिंग कर सकते हैं, तो जिससे क्या हो कि उसमें वाटर की यूज कम हो। अभी क्या होता है कि उसको वाटर से क्लीन करना पड़ता है, तो वो भी एक इशू आता है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की। ओके, क्या है ये स्कीम देखते हैं।
तो इसमें क्या था, इस स्कीम को मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको सबसे पहले तो, कि इसमें क्या है, प्रोडक्शन से लिंक किया गया इंसेंटिव को, कि जैसे आप मान लो पहले 100 यूनिट किसी भी चीज़ के बनाते थे, अब आप अगर 200 बनाओगे तो जो एक्स्ट्रा 100 यूनिट आपने बनाए हैं उस 100 यूनिट पे आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए सबसे पहले तो इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि क्यों ये लाया गया था। ये लाया गया था कि हम जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे इंडिया में, जिससे हम ग्लोबल चैंपियन बन जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि इससे क्या है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और साथ ही साथ इनोवेशन आएगा। तो बात तो सही है कि भाई जैसे आप उसको इंसेंटिव कर रहे हो, तो किसी कंपनी की कैपेसिटी 100 है तो वो नया प्लांट डालेगी तो इन्वेस्टमेंट तो आएगा कि उसको भाई क्या बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ क्या है कि सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे हम लोग, कि हम खुद ही इतना मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे कि हमें कहीं पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन ये तो सब हो गई अच्छी अच्छी बातें। अब देखते हैं कि और क्या क्या है, क्या कुछ इशू थे इसमें, क्यों ये न्यूज़ में आया, वो सारी बातें अब करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। स्पेशल इंसेंटिव दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बोला है, कि जब आप ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हो। और इंसेंटिव कैसे दिया जाता है, जो आपने इंक्रीमेंटल सेल किया है, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और हम ग्लोबल चैंपियन बन जाएंगे, ऐसा ऐसे बोला गया है। इसमें पूरा पैसा जो है 1.97 लाख करोड़ लगाया गया था। अब बेनिफिट की बात करते हैं कि सच में क्या क्या बेनिफिट है, और चैलेंजेस की बात करना भी बहुत जरूरी है, क्या सच में वैसा हुआ है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्ट्रेंथन तो हुआ है। हाँ भाई, तो स्ट्रेंथन तो अभी दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग तो चाहेंगे बेनिफिट लेना। तो इससे क्या होगा कि कैपेसिटी एक्सपेंशन भी देखने को मिला है, प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी इंक्रीमेंट हुआ है। ये बात तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखोगे। और इसी की वजह से जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो परसेंटेज है, शेयरिंग है, वो 25% तक हो गया है। बड़ी अच्छी बात है। अब इससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हुआ है और सप्लाई चेन का इकोसिस्टम भी थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देखने को मिले हैं, आप देखेंगे तो 2.5 से 3 लाख करोड़ तक कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिले हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर देखने को मिले हैं, क्यों? क्योंकि भाई लोगों को ज़्यादा बनाना है तो एक्सपेंडिचर तो करेंगे ना, ठीक है। फिर ग्रीन इन्वेस्टमेंट भी जो है अच्छा खासा हुआ है। अब ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 55% तक ग्रीन इन्वेस्टमेंट हुआ है। कैसे? हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम किया है, सोलर फोटोवोल्टिक पे काम किया है, और कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ रिलायंस बढ़ा है, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। अब एक्सपोर्ट कैसे? एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारी एक फायदा और भी हुआ है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है, वो भी सही हुआ होगा, है ना, कि हमारा उसमें भी गैप नहीं आएगा ज़्यादा। यानी कि हम इम्पोर्ट पहले बहुत करते थे तो गैप बहुत ज़्यादा हो जाता था, हमने एक्सपोर्ट भी बहुत कर दिया। तो ये चीज़ तो बढ़िया बढ़िया बातें हो गई कि हाँ ये तो सब अच्छा हुआ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ अच्छी हुई है। ओके, अब बात करते हैं और भी एक दो चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि टेक्नोलॉजी आई है नई नई, ऑफकोर्स आएंगी कुछ कुछ टेक्नोलॉजी, क्योंकि लोगों को तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। इसके बाद जो है रीजनल इम्बैलेंस भी थोड़ा बहुत सही हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसे बोला ना कि रीजन स्पेसिफिक चीज़ें करी हैं, है ना। इंडस्ट्री को वहाँ पे डेवलप करना है आपको जहाँ पे अंडर डेवलप कंट्री है या फिर बैकवर्ड रीजन है, और अगर आप वैसा करते हो ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कहा गया है इस स्कीम में। तो चलो अच्छी बात है कि जहाँ पे पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज हो गई हैं, तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या है, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं जो कि हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चैलेंजेस ये है कि एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा है इंसेंटिव को लेके। अब जैसे यहाँ पे हमने अभी देखा कि आप जब मतलब ऐसी जगह पे काम करते हो जो अंडर डेवलप है या बैकवर्ड रीजन है, तो ये एम्बिग्यूटी है, किस किस बेसिस पे आप दोगे, है ना। कोई पहले से कोई सर्वे नहीं किया गया है, तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि क्रिटिकल फैक्टर को ये इसने इंक्लूड ही नहीं किया। आपने कहा कि देखो मैन्युफैक्चरिंग की इफिकेसी बढ़ गई, अच्छी बात है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की इफिकेसी क्या प्रोडक्शन पे ही डिपेंड करती है क्या? नहीं, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि रॉ मटेरियल। क्या आपका रॉ मटेरियल की जो सप्लाई चेन है वो आप अच्छे से कर पाए, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जो पूरा खेल होता है वो आप अच्छे से कर पाए क्या, डोमेस्टिक मार्केट में कितनी डिमांड थी, कितनी साइज थी उसकी, है ना। तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल को आप फुलफिल कर पाए सही तरीके से, रॉ मटेरियल को आप मतलब इस तरीके से कर पाए कि अब आपको सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने बोल दिया तो लोगों ने ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया, हो गया, कल के दिन सप्लाई चेन को आपको स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि सप्लाई चेन अगर स्ट्रेंथन रहेगी तो वैसे भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अभी कई बार आपने देखा होगा कि सप्लाई चेन का ही इशू आता है प्रोडक्शन को लेकर के।
है ना। तो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। अगर सप्लाई चेन अच्छी है तो अपने आप प्रोडक्शन तो हो जाएगा। तो उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा काम करना चाहिए था। इसके बाद क्या है कि आप ये देखो कि सब्सिडाइज डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे क्या है, सब्सिडाइज मतलब यहाँ पे क्या है कि आप चूंकि उनको बेनिफिट दे रहे हो, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज नहीं भी कर पा रही हैं, इनएफिशिएंट हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको अल्टीमेटली बेनिफिट दे रहे हो। और बाद में क्या होगा कि जब आप इस स्कीम को हटा दोगे तो फिर क्या होगा, फिर प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी क्या, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तो आपने बोल दिया तो उन्होंने अपना दूसरा प्लांट डाल दिया, फिर वो प्लांट बंद कर देंगे कि अब क्या करना है। तो वो एक इशू है कि वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी या नहीं। प्रोडक्टिविटी आज तो बढ़ गई क्योंकि आप आज इंसेंटिव दे रहे हो, कल जब आप इंसेंटिव नहीं दोगे तो क्या प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी या फिर वो भी डिक्लाइन हो जाएगी। अगर वो डिक्लाइन हो जाएगी तो आपका अभी जो बेनिफिट देने का क्या फ़ायदा है ना। तो ये सब चैलेंजेस हैं। फिर लार्जर फर्म को आपने ज़्यादा ध्यान दिया है, बड़ी बड़ी फर्म को आपने ध्यान दिया है, बड़ी बड़ी कंपनी पे आपने ये चीज़ें की हैं। एमएसएमई का क्या, आपको बड़ी बड़ी फर्म तो वैसे भी उनके पास बहुत पैसा होता है, वो कर सकती हैं। एमएसएमई को करो तो चीज़ें स्ट्रेंथन होंगी ज़्यादा, ठीक है। और इवेल्युएशन तो आपने ढंग से किया ही नहीं है ना। सेंट्रलाइज डाटाबेस नहीं है आपके पास कि पहले उनका क्या प्रोडक्शन था और बाद में उन्होंने किस तरीके से वो आप मतलब प्रोडक्शन बढ़ाया और कितना आप उनको पैसा दे रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके पास डेटा नहीं है। तो ये सब इसके क्रिटिसिज्म है और ये सब इसके चैलेंजेस है। अब हम कर क्या सकते हैं, तो कर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं अलग अच्छे से, जैसे इंडस्ट्री प्लेयर को, रिसर्च प्लेयर को एक साथ लेके, एकेडमिया को लेकर के, और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है ना। रिसर्च होगी उसमें, चीज़ें मज़ा आएगा जब काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को बहुत अच्छा बना सकते हैं कि जैसे उसमें हम क्या कर सकते हैं कि टारगेटेड इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि हमें भाई इस पर्टिकुलर सेक्टर को करना है। हालांकि इसमें भी वैसा ही था, तो और अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हैं कि भाई अगर वैसा नहीं हुआ तो कौन अकाउंटेबल है उसके लिए। और जो है स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा कि हमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल को हटाना पड़ेगा, हमें जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। और इवोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितना काम हुआ है, जो हमने पीएलआई से दिया है उसका सच में आउटकम आया है। हटा देंगे तो क्या आउटकम रहेगा या नहीं रहेगा। और हमें एमएसएमई पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई बहुत अच्छा काम करती है और वो बेस है, बैकबोन बोला जाता है एमएसएमई को, है ना। तो अगर आप एमएसएमई पे काम नहीं करोगे तो कैसी चीज़ें चलेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अचीवमेंट भी बताए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन के द्वारा, DPIIT के द्वारा। इसने क्या बोला है कि देखो FDI 76% तक इंक्रीज हो गई है, अच्छी बात है। एक्सपोर्ट जो है 2.6 लाख करोड़ तक इंक्रीज हो गया है। लेकिन क्वेश्चन वही आता है कि अभी तो हो गया है, जब आप PLI हटा दोगे तब रहेगा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, कब तक रहेगा, ये भी फिर क्वेश्चन है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आया है 62,500 करोड़, ठीक है। और जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है वो 60% तक हुआ है, यानी कि इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ है, सॉरी एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है तो इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता था, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होता था, एक्सपोर्ट होता नहीं था। तो अभी एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है तो हमारा जो लोड होता है ना करेंसी पे, वो थोड़ा सही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया। ओके, इसकी बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर कैसे काम कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप हमें ये देखना है कि फर्टिलाइजर का जो इंडिया में है उसका क्या स्टैंडर्ड है, ग्लोबल लेवल पे उसकी क्या पोजीशन है। तो बहुत अच्छी पोजीशन है। सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री है चाइना के बाद, पॉपुलेशन के बेसिस पे भी देखा जाए तो भी सही है, ज़्यादा लोग हैं हमारे यहाँ। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि फर्स्ट इसमें है, सेकंड इसमें है, थर्ड इसमें है, ठीक है। प्रोड्यूसर में थर्ड है और कंज्यूमिंग में सेकंड है और इम्पोर्टर में फर्स्ट है। तो ये हमारा स्टेटस है फर्टिलाइजर को लेकर के। अब ये क्यों न्यूज़ में आया है तो देखते हैं। तो इसके लिए एक अलग से स्कीम आई है, कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे एक स्कीम चलाई है, कुछ स्कीम अप्रूव्ड की हैं, क्यों की हैं और क्या इनका काम होगा, इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो स्कीम है वो है PM यानी कि प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एम्यूलिफिकेशन ऑफ मदर, यानी कि उसको हमें सही करना है अर्थ को, तो इसको हम बोल रहे हैं PM परम। तो PM परम लाई गई है। PM परम क्या करेगी,
तो पीएम परम में हमने क्या है, स्टेट को हम इंसेंटिवाइज करने वाले हैं। क्यों? जो लोग प्रमोट करेंगे किस चीज़ को, अल्टरनेट फर्टिलाइजर, और बैलेंस यूज करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर का। यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज करो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही मात्रा में यूज करो। क्या है, आप बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डाल देते हो, उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी, वो सब चीज़ें प्रॉब्लम आती है, जिसको हम अभी कंसर्न में बात करने वाले हैं अच्छे से। तो ये चीज़ हमें करना है कि अगर कोई भी स्टेट इसका अल्टरनेट फर्टिलाइजर लाता है या इनको बैलेंस फॉर्म में यूज करता है तो उसको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस भी बनाया गया है। क्यों? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि गोवर्धन, यानी कि जो गोबर होता है गाय वगैरह का, उससे हम चीज़ें बनाएंगे और उससे प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, मतलब सॉरी प्रोडक्शन बोला है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने क्या बोला है कि एक और स्कीम इन्होंने लाई है कि सल्फर कोटेड यूरिया लाए हैं। अभी तक नीम कोटेड चलता था, अब सल्फर कोटेड ले आए। तो सल्फर कोटेड से क्या है कि ये जहाँ पे भी सल्फर की कमी है उसको फुलफिल कर देगा। ठीक है, तो सल्फर की कमी को फुलफिल कर लेंगे हम लोग। तो उसमें क्या है इसका, लेकिन फ़ायदा ये है कि जो ये यूरिया है, इसको यूरिया गोल्ड भी बोलते हैं, सल्फर कोटेड यूरिया को। ये और भी ज़्यादा इकोनॉमिकली भी सस्ता है और इफिशियंट भी है एज़ कम्पेयर टू नीम कोटेड यूरिया के। नीम कोटेड यूरिया जो कन्वेंशनल यूरिया था उससे भी अच्छा था, ये उस नीम कोटेड से भी अच्छा है। तो आप समझिए कि इफिशियंसी बढ़ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और फिर यूरिया सब्सिडी स्कीम लाए हैं, ये क्या चीज़ है, तो इसको अभी 3 साल तक के लिए इंक्रीज कर दिया है। जिसमें क्यों कर दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सेल्फ सफिशिएंसी जो है हम अचीव कर लें 2025-26 तक लेकर के। अब देखो ये जो ग्रुप ऑफ स्कीम लॉन्च की है, इनका क्या फोकस है और कैसे ये काम करने वाले हैं, इस पर बात करते हैं। तो देखिए अगर इस पर देखा जाए तो जितनी भी हमने स्कीम लाई है, इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली देखा जाए तो किसानों का फायदा होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिए काम कर रहे हैं हम किस पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक बेटरमेंट हो जाएगा फार्मरों का। कैसे कि ये जब फील्ड में यूज़ होंगी तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फार्मर को फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली फार्मर की इनकम बढ़ेगी, नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ेगी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और फूड सिक्योरिटी भी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी रहेगी तो हमें जितना फूड चाहिए वो मिल जाएगा। अभी क्या प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो ये चीज़ हो जाएगी। और अगर हम क्रॉप का अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे क्रॉप रेसिड्यू होता है, स्पेशली पराली की हम बात करते हैं, दिल्ली वगैरह में ये बहुत इशू होता है। तो अगर हम उसको जलाते नहीं हैं, उसको हम वेस्ट टू वेल्थ की साइड ले जाते हैं, तो हमारा एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, क्लीनिंगनेस भी बढ़ जाएगी। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। ओके, अब बात करेंगे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है इंडिया में। तो देखिए फर्टिलाइजर एक मटेरियल कह सकते हो आप, जो रिक्वायरमेंट होता है किसको, प्लांट को। क्यों? क्योंकि सॉइल में क्या होता है, जैसे प्लांट जब ग्रो करता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको चाहिए पड़ते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोल सकते हो आप। जैसे हम लोग भी जब ग्रो करते हैं तो हम लोग खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए। कई बार जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सप्लीमेंट भी लेते हैं। तो उसी तरीके से पेड़ में, जब सॉइल में हम पेड़ लगाते हैं कोई भी, तो उसमें बहुत सी चीज़ों की कमी होती है जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। या फिर हम कोई खेती करते हैं तो वो भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि कुछ न्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं, और इसीलिए हम जो है फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर एक कोर इंडस्ट्रीज है, 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यूरिया का जो यूज होता है वो 2/3 यूज होता है, मतलब टोटल अगर 100 यूनिट कंजम्पशन हो रहा है फर्टिलाइजर का, तो यूरिया का 2/3 होता है। उसका सिंपल सा रीजन है कि ये बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। अच्छी बात भी है, प्रॉब्लम भी है। ठीक है, और क्या क्या होता है, तो फर्टिलाइजर को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो प्राइमरी में जैसे कि जो बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम बोलते हैं NPK रेशियो, है ना, यानी कि आप बोल सकते हो नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास। तो ये सब चीज़ें प्राइमरी में आती है। सेकेंडरी में जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आते हैं, और फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, आयरन हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सब चीज़ें 10-12 होते हैं ये टोटल। तो इस तरीके से चीज़ें जो है यूज की जाती हैं। अब देखते हैं कि कंसर्न क्या है। तो कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि सबसे पहला है सॉइल डिग्रेडेशन। अब देखो क्या होता है कि हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं यूरिया का, तो जब एक्सेसिव यूज करेंगे तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि NPK का रेशियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई तो क्या क्रॉप की क्वालिटी अच्छी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो इससे पेस्ट और इंसेक्ट जो है अटैक भी ज़्यादा होते हैं। तो आप समझ लीजिए
कि अगर अल्टीमेटली हम फर्टिलाइजर का सही से यूज करेंगे तो जो पेस्ट लगते हैं, जो इंसेक्ट वाली प्रॉब्लम होती है, ये नहीं होगी। और फिर क्या होता है कि जो यूरिया हम यूज कर रहे हैं तो उससे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, तो ये क्या है, बहुत सारी गैसेस छोड़ती हैं, तो इस गैसेस से प्लांट और भी डैमेज होते हैं। तो अल्टीमेटली ये कर्व डैमेज रहा है, प्रोडक्टिविटी की जो हम बात कर रहे हैं ना वो कुछ नहीं हो रहा है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैलता है। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे फैलता है, देखिए, तो फर्टिलाइजर का हम जब एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो कुछ सब्सटेंस होते हैं उसमें, जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट की वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। अब भाई ये यूट्रोफिकेशन क्या चीज़ होती है, तो आपने देखा होगा यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जैसे कई बार आपने पानी में देखा होगा तो बहुत सारा एल्गे एल्गे मतलब हरा हरा जमा हो जाता है, उसको हम एल्गे ब्लूम बोलते हैं। अब एल्गे ब्लूम क्यों हो जाता है, क्योंकि यूट्रोफिकेशन से एल्गे ब्लूम को ही जो है मतलब ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है, ऐसा कंडीशन बन जाती है वहाँ पे एक्वेटिक, जहाँ पे कोई है जैसे पॉन्ड्स है, लेक्स है, तो वहाँ पे एल्गे ब्लूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो मतलब सुइटेबल कंडीशन हो जाती है उसके लिए। अब ऐसा होगा एल्गे ब्लूम, तो उसमें क्या होता है कि सनलाइट नीचे नहीं पहुंच पाती, तो फोटोसिंथेसिस का प्रॉब्लम होने लगता है, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है वाटर बॉडी में, और उससे क्या होता है अल्टीमेटली किसको प्रॉब्लम होगा, एक्वेटिक लाइफ को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं ये नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैसेस है। तो आप देखिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज भी इससे, क्लाइमेट चेंज पे भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं, ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रॉब्लम आता है, तो देखिए ह्यूमन हेल्थ की अगर हम बात करें तो ह्यूमन हेल्थ पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है। जैसे कि अमोनिया का एमिशन होता है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, जब अमोनिया का एमिशन जो है, पॉल्यूशन निकलता है जो व्हीकल से उसके साथ कंबाइन करता है और डेंजरस पार्टिकुलेट बनाता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज हमको करते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली जैसे, जस्ट अ मिनट, दिल्ली जैसी सिटी में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है ना, और आजकल तो सिटियों में ये प्रॉब्लम हो ही रही है, जिसको देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक टाइम के बाद हो ही जाता है प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को, है ना। इसके बाद जो नाइट्रेट और फॉस्फेट के जो केमिकल निकल रहे हैं, ये केमिकल भी तो नुकसान करते हैं। ये क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर में अंदर पर्कुलेट कर जाते हैं, पर्कुलेट कर जाते हैं, तो जो ड्रिंकिंग वाटर अंडरग्राउंड है वो भी कहीं ना कहीं कंटेमिनेटेड हो रहा है, तो उससे क्या है, कैंसर वैंसर जैसी बीमारी बढ़ जाती है, कई बार लेड वगैरह भी पहुंच जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम करता है। फिजिकल बर्डन भी गवर्नमेंट पे है। अब गवर्नमेंट को देखो 1.62 लाख करोड़ का जो है 2021-22 में सब्सिडी दे रहे थे, तो फिजिकल देखो कितना बर्डन आ रहा है, इनएफिशिएंसी जो है प्रमोट हो जाती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लिख सकते हो तो बढ़िया मिलेगा आपको अगर मेंस में आता है तो। अब देखिए ये क्या चीज़ है, यहाँ पे जो भी सब्सिडी मिल रही है वो किस पे मिलती है, प्रोडक्शन के कॉस्ट पे मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो यूरिया बनाया 1 kg और मेरा प्रोडक्शन लगा 100 रुपये, और मान लो मार्केट रेट उसका 40 है, तो 60 रुपये हमें जो है बेनिफिट मिलेगा। लेकिन भाई किसी दूसरी कंपनी ने बनाया जिसने बनाया 130 रुपये का, 40 रुपये मार्केट कॉस्ट है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा 90 का। अब सोचो इसको 60 का बेनिफिट मिल रहा है और इसको 90 का मिल रहा है, तो भाई ऐसा होना चाहिए कि आप बताइए, इसका तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा है भाई, तो महंगा है तो आप क्यों दे रहे हो उतना। भाई इसने जब 100 बना दिया तो इसका मतलब ये बेटर परफॉर्म कर रहा है, अच्छी चीजें ला रहा होगा, प्रोडक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा होगा, तो आप इसको डी इंसेंटिवाइज कर रहे हो, जबकि इसको इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि हाँ हाँ नहीं आप इनएफिशिएंट तरीके से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पैसा देंगे, है ना। तो फिर कंपनी क्यों ऐसे काम करेंगी, तो ये एक बड़ी दिक्कत है। फिर साथ ही साथ क्या है कि इंपोर्ट में हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है, और लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि आप देखो एनपीके का आइडियल रेशियो जो है 4:2:1 होना चाहिए, जो कि 12.8:5.1:1 है, तो ये बहुत ही रिस्क वाली बात है, बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले तो इफ़िशिएंट यूज़ ही करना पड़ेगा हमें। देखो हम फर्टिलाइज़र की जितनी अच्छी इफ़िशियंसी ला सकेंगे, मतलब कैसे कि इफ़िशिएंट यूज़ कैसे, कि आप सबसे पहले देखो सॉइल टेस्ट कर लो, सॉइल टेस्ट से जिस तरीके की ज़रूरत है सॉइल को उस तरीके का फर्टिलाइज़र दो, अपने आप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जैसे इसीलिए जो है नैनो यूरिया लाया था इफ्को के द्वारा, जो अच्छा था, बेटर मतलब अच्छा है, बेटर है नॉर्मल यूरिया से, ठीक है। इसके बाद लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करो। अब लोकल प्रोडक्शन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो भाई अपने इंडिया में ही बनाने को बोलो, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी कैसे, कि आप जो है बायो और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को लाओ, इंसेंटिवाइज करो फार्मर को जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं या जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। आप जो है सॉइल टेस्टिंग करवाओ, ठीक है। सॉइल टेस्टिंग के बाद क्या जरूरत है
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्या ज़रूरत है वो चीज़ आप दीजिए ना। आप अवेयरनेस पर बताओ लोगों को कि देखो, एजुकेट करो कि आप जब फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करते हो तो कहीं ना कहीं उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी खराब होती है, आपकी सॉइल भी खराब होती है, आपकी हेल्थ भी खराब होती है ना। और रिसर्च और डेवलपमेंट पे भी काम अच्छा करना पड़ेगा, तभी जा करके कुछ बढ़िया हो पाएगा।